नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग माइंड मैप के अनुसार जो इतिहास है इसका लेक्चर कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने कल जो इतिहास है उसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम लोग जो मध्यकाल है और जो प्राचीन भारत है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास है जो कि वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और माइंड मैप के अनुसार यहाँ पे लगभग चैनल पे अभी तक 4 जो विषय हैं उसको कंप्लीट करवा दिया गया है। तो 4 विषय में अगर हम लोग देखें कौन-कौन सा विषय कंप्लीट किया है, तो आपका पॉलिटी का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। जियोग्राफी का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों कंप्लीट करवा दी गई है और हिस्ट्री का तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 ये हो गए और यहाँ पे चौथा जो है कृषि का वो भी कंप्लीट करवा दिया गया है और यहाँ पे इकोनॉमी को भी कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट इसमें रह गया है अभी साइंस का, तो उसको हम लोग जल्दी से सोच रहे हैं कि कोशिश करें जल्दी से कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि माइंड मैप के अनुसार लगभग जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे अभी जो ध्येय आईएएस है ना उसकी 5वें फेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। 3 टेस्ट मनीष सर के द्वारा पूरा कंप्लीट करवाया गया है। इसका जो चौथा टेस्ट है ना, ये भी जो 5वां फेज का चौथा टेस्ट है ये अभी 18 जो मई बीती है वो उसमें कंप्लीट करवाया गया। तो लगभग ध्येय के अभी नए फेज के मतलब 5वें फेज के 4 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग इन सभी का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो चैनल से जुड़ करके मतलब टेलीग्राम वाले चैनल से जुड़ करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और जो आप लोग जानते हैं कि कंपाइलेशन के माध्यम से हमारे चैनल पे काफ़ी सारी संस्थाओं के टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करवाया गया है। कंपाइलेशन में हम लोग 7000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ आप लोग अगर चाहिए उसके बारे में तो जानकारी टेलीग्राम से मिल जाएगी। 7000 क्वेश्चन का एक पीडीएफ है, उसको ले करके आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे-सीधे जो प्रश्न होते हैं ना उसके उत्तर लिखे गए हैं। ठीक है, उत्तर लिखे गए हैं और इस तरीके से यहाँ पे विभिन्न संस्थाओं में अगर आप लोग देखें तो ध्येय के जो पहले फेज के, दूसरे और तीसरे फेज के लगभग 3000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया है। और जीएस वर्ल्ड के भी लगभग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया है। पीसीएस मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज है उसको भी लगभग 1000 क्वेश्चन को इसमें भी कंप्लीट करवाया गया है। सारे जीएस के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो आपकी वाईसीटी का जो टेस्ट आता है उसके माध्यम से भी लगभग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया है। ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इन सब की पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है मात्र वो आपको 100 रुपये में उपलब्ध करा दी जाएगी जो कंपाइलेशन वाली है। और हिंदी के बारे में आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हिंदी का जो है उसको भी हम लोगों ने लगभग अपने चैनल पे जो 3000 क्वेश्चन है ना इसको कंप्लीट करवाने के बारे में सोचे हैं। बाकी हिंदी के बारे में जो आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है वो तो चल ही रही है। घटना चक्र जो है वो भी कंप्लीट करवा दी गई है, तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। जो 3000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है ना, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये जो अगर आप लोग 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये यूपीपीसीएस एल्गार के द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ है। तो इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग आपके 55 प्लस यहाँ से क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। क्योंकि 3000 क्वेश्चन जो भी यहाँ पे आरओ और एआरओ में अब तक पूछे गए हैं या फिर जो 6 टॉपिक आरओ एआरओ में आते हैं वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वहाँ से निकाल करके इसको तैयार किया गया। तो आप लोग इसको पढ़िए और लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। देखिए तो मध्यकालीन भारत, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो कि भारत पे अरबों का आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो सिंध में हुआ था। ठीक है, और उस समय सिंध पर जब ये आक्रमण हुआ था किसके द्वारा, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था। और सिंध का उस समय शासक कौन था, तो राजा दाहिर थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रथम तुर्क जो आक्रमण हुआ था वो पंजाब के शासक जयपाल थे उनके समय में हुआ था। ये तुर्क है और यहाँ पे ये जो है ये अरब है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अरब था, मतलब अरबवासी था। और यहाँ पे जो तुर्क पहला आक्रमण हुआ था ये जयपाल के समय में हुआ था। जयपाल कहाँ के शासक थे, तो पंजाब के शासक थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे महमूद गजनी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गजनी जो है खुरासान वाले क्षेत्रों में
शासन किया करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो मुख्य ध्येय था भारत पे आक्रमण करने का, तो वो केवल धन लूटने का था, ठीक है, धन लूटने का था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। पहला जो आक्रमण हुआ था 17 में, पहला आक्रमण यहाँ पे हुआ था आपका 1000 ईस्वी में, ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एक आक्रमण है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात में, तो 1025 ईस्वी में किया था, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और सबसे आखिरी जो आक्रमण है वो 1027 में किया गया था, किसके खिलाफ, तो जाटों के खिलाफ, क्योंकि जो ये सोमनाथ मंदिर है ना, इसको लूट करके जब अरब है वो जब वापस जा रहे थे, मतलब महमूद गजनी वापस जा रहा था, तो जाटों ने इसको लूटा था, तो जाटों के खिलाफ ये अंतिम आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महमूद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए जो महमूद गजनी है, इसके दरबार में यहाँ पे देखा जाए तो सेवंदराय तिलक जैसे हिंदू शासक रहा करते थे, ठीक, गजनी के दरबार में, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। और इसके दरबारी विद्वान में कई लोगों का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, अलबरूनी है, फिरदौसी है, उतबी है और फारूकी है। इन चारों का नाम ध्यान रखिएगा, किसके दरबार में रहते थे सब लोग, तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फिरदौसी की एक रचना है जिसका नाम है शाहनामा, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो उसको ध्यान रखिएगा, किसकी रचना है, तो ये फिरदौसी की रचना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनी और गजनी के प्रमुख जो आक्रमण है उसको पढ़ लेते हैं। तो गजनी के प्रमुख आक्रमण में नागरकोट का आक्रमण हुआ था। देखिए जो क्रम है इसके मिलाने के बारे में पूछ सकता है, तो ये पहला था, मतलब पहला नहीं था, ये मतलब नाम था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 1009 में हुआ था, फिर उसके बाद 1014 में कहाँ हुआ था, तो थानेश्वर में हुआ था, ये दूसरा मान लीजिए। तीसरा आक्रमण जो है 1015 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पे, तो कश्मीर में, ठीक है। ये अरेंज करने के लिए दिया गया था क्वेश्चन, तो यहाँ से बनाया गया, ठीक। 1015 में कश्मीर में किया था, और 1019 में मथुरा पे किया था। कलिंजर पे जो है बांदा में, यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार आक्रमण हुआ था, 1019 और 23, ठीक। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण इसके आक्रमण है। अब आ जाते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक। गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, सिक्कों पर कलमा एवं लक्ष्मी जी को अंकित करवाया था किसने, तो गौरी। ये प्रश्न पूछा गया, कलमा और लक्ष्मी जी की जो अंकन है वो किसके सिक्कों पर मिलता था, तो गौरी के सिक्कों पर मिलता था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। भारत पर पहला आक्रमण गौरी के द्वारा 1075 ईस्वी में किया गया था, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा जो आक्रमण है गौरी का भारत पर 1078, माफ कीजिए 1178 ईस्वी में, यहाँ पे पाटन के शासक भीमदूती हैं उनके खिलाफ किया गया था, और यहाँ पे जो इनके खिलाफ किया गया था तो अहिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अहिलवाड़ा का युद्ध ध्यान रखिएगा 1178 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे जो इसका आक्रमण है, तराइन का आक्रमण, पहला युद्ध था 1191 ईस्वी में, किसके खिलाफ, तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, ठीक है। इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, विजयी हुए थे। और दूसरा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ यहाँ पे आक्रमण 1192 में होता है, इसमें जो है गौरी जीत जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान जी है वो हार जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, ये किसके खिलाफ हुआ था, तो राजा जयचंद के खिलाफ हुआ था, ठीक, ये हो गया। और गौरी के समय, यहाँ पे गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती जो है वो भारत आए थे, और चिश्ती जो है ना, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी मोहम्मद चिश्ती माने जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, ये हो गया। यहाँ पे अलबरूनी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अलबरूनी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अलबरूनी गजनी के साथ भारत आया, ठीक। और यहाँ पे अलबरूनी इंडिया एन काउंट ऑफ रिलीजन के लेखक कौन है, तो एडवर्ड सी साउच है, ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक है अलबरूनी इंडिया एन एनकाउंटर ऑफ रिलीजन के लेखक कौन है, तो एडवर्ड सी चाउस है, ठीक है। तारीख यामिनी गजनी के एक जीवनी पर लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा, तो अलबरूनी के द्वारा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो किताबुल हिंद है ना, इसकी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद की जो रचना है अलबरूनी के द्वारा की गई थी, ठीक। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अब आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक। देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये क्या थे, तो ये जो तीनों वंश है ये तुर्क थे, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोधी जो है दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, मतलब दिल्ली सल्तनत में लोधी भी आते हैं ना, तो ये कौन थे, तो लोधी अफगान थे, ठीक है, अफगानी थे। सैयद वंश, यहाँ पे देखा जाए तो सैयद वंश का भी शासक रहा है, तो ये सैयद कौन थे, तो अरब थे, ठीक। इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा गुलाम वंश के बारे में बात कर लेते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश के संस्थापक यानी कि मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये जो गुलाम वंश है ना, ये कब से कब तक चलता है, तो 1206 से लेकर के 1206 से 1290 तक ये चलता है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख शासक में कौन कौन है, क्योंकि इसके संस्थापक जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पे प्रमुख और जो संस्थापक है उसमें आते हैं इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन
बहराम शाह आते हैं और यहाँ पे जासिरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, ठीक है। उसके बाद बलबन, बलबन के बाद यहाँ पे ये जो क्रम है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया, इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बलबन है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो महमूद शाह और यहाँ पे रजिया सुल्तान जो है कि आपका गुलाम वंश से संबंधित है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं ऐबक के बारे में। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसका जो काल है 1206 से लेकर के 1210 तक रहा है। मोहम्मद जो गौरी है उसका गुलाम था ये ऐबक, ठीक है। चौगान खेलते समय यहाँ पे देखा जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, ठीक है। हसन निजामी के संरक्षण में ये था, ठीक। यहाँ पे गजनी गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया था। जो गजनी है ना, वहाँ के जो महमूद है उससे ये दास मुक्ति का पत्र जो है कि प्राप्त किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको ध्यान रखिएगा। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसकी राजधानी ऐबक की कहाँ थी? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। और ये देखा जाए तो 1206 में शासन करता है। इसको एक उपाधि दी गई थी लाख बख्श की, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाख बख्श की इसको उपाधि दी गई थी। और यहाँ पे देखा जाए तो मलिक सिपाही सलाहकार की पदवी भी ये धारण करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ पे एक फैक्ट है, प्रमुख तथ्य में अगर स्थापत्य में अगर हम देखें ऐबक के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार की नींव इसके द्वारा यहाँ पे रखी गई थी और कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित है। ये कौन? तो कुतुब मीनार जो है। और यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उसका निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, इसका निर्माण कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में? तो रजिया सुल्तान के बारे में। पहले बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बलबन जो है, यहाँ से हम लोग देखें सबसे पहले यहाँ से रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसने सुल्तान को ईश्वर की छाया माना है। किसने? तो बलबन ने। बलबन जो है दीवाने अर्ज, एक सैन्य विभाग है, उसकी स्थापना करता है। तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। दल चालीसा जो है उसका दमन किसके द्वारा किया गया? बलबन के द्वारा, क्योंकि जो दल चालीसा है ना, ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। और ये दल चालीसा का सदस्य भी था बलबन। तो जब बलबन शासक बनता है तो दल चालीसा को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने उल्लू खां की उपाधि धारण की थी, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। किसने? तो नसरुद्दीन महमूद ने, जो बलबन है, यहाँ पे देखा जाए तो उपाधि धारण की थी किसकी? तो उल्लू खां की, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये जो बलबन है ना, इल्तुतमिश का क्या था? तो दास था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बलबन का यहाँ पे वास्तविक नाम देखा जाए तो बहाउद्दीन था, ठीक। ये हो गया। अब आ जाते हैं बलबन के बाद किसके बारे में? तो रजिया के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातें करें, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, तो मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे सही से दिख जाए, ठीक है। रजिया का जो काल है 1236 से लेकर के 1240 यानी कि 4 वर्षों तक रजिया का कार्यकाल रहा है। ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, इसको ध्यान रखिए, सभी लोगों को पता ही होंगी। और यहाँ पे देखा जाए तो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो रजिया थी, ठीक है। माफ कीजिए, यहाँ पे अल्तुनिया की शादी, अल्तुनिया से किसने शादी की थी? तो रजिया ने किससे शादी की थी? तो अल्तुनिया से शादी की थी। ये भी पूछा गया प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे मलिक याकूत के बारे में बताया गया कि आमिर याकूत नियुक्त किया था किसको? तो अल्तुनिया को रजिया ने नियुक्त किया था, ठीक है। क्या? तो मलिक याकूत यानी कि आमिर याकूत इसको बोला जाता है, ठीक। रजिया ने इसको नियुक्त किया था, ठीक। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो बहराम शाह के बारे में थोड़ी सी बातें हो रही हैं, तो बहराम शाह के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए बहराम शाह नायाब या नायाब ममालिकात पद का सृजन किया था। किसने? तो बहराम शाह ने। रजिया के खिलाफ विद्रोह में भी ये शामिल हुआ था, ठीक है। कौन? तो बहराम शाह। और आगे बढ़ लेते हैं, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बातें करें तो मिनहाज उल सिराज एवं मलिके ताउद्दीन जैसे जो दरबारी विद्वान हैं, ये इल्तुतमिश के दरबार में रहा करते थे। इसने चंगेज खां से बचने के लिए जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया था। एक जलालुद्दीन चंगेज खां की शायद पुत्री से शादी करने वाला व्यक्ति था, तो ये इसको अपने राज्य में शरण नहीं देता है। कौन? तो इल्तुतमिश। इसका जो कार्यकाल है ना, वो 1210 से 1236 तक रहता है। इसके बाद जो है कि रजिया का काल आता है 36 से 40, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो 1210 से 1236 तक ये रहता है। उसके बाद रजिया काल आता है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से अधिकार पत्र इसको दे दिया जाता है। ऐबक का दास था ये। कौन था? ऐबक का दास एवं उसका दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश, ठीक। यहाँ पे इल्तुतमिश
के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें तो साम्राज्य का रक्षक इसको माना जाता है। सुल्तान पद को वंशानुगत किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने दिल्ली को भी अपनी राजधानी बनाई थी। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं, ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश कहाँ था, तो बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे इसके द्वारा जो इल्तुतमिश है इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, एक बात ये होगी। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये पूछा गया प्रश्न है कि जीतल और मतलब कि टंका और जीतल क्या है, एक बात ये पूछा गया था। और इसको किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलाया गया था। और जीतल क्या था, तो जीतल जो है तांबे का सिक्का था और टंका जो है कि चांदी का सिक्का था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न। ठीक है, इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तुर्कान चहलगानी का गठन, जो बलबन ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था ना, उसका गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली के अमीर का दमन यहाँ पे देखा जाए तो इल्तुतमिश इसके द्वारा किया गया था। बदायूं में यहाँ पे देखा जाए तो खोज शमसी, जोधपुर में यहाँ पे अंतरिकन का दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है, तो ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया है। ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ समझ करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का जो श्रेय है वो आपका इल्तुतमिश को दिया जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो इल्तुतमिश। अब आइए थोड़ी सी और आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, खिलजी वंश में देखा जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो खिलजी जो वंश है ना, इसका पहले कार्यकाल ध्यान रखिएगा 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है। इसमें भी आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है वही आता है। ठीक, लास्ट में। तो सबसे पहले खिलजी वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, राजधानी किलोखरी और कुलगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। ठीक, आरिजे मुमालिक सेना मंत्री का पद था, ये सेना का मंत्री था पहले, बाद में यहाँ पे देखा जाए तो किलोखरी का जो किला है ना वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था। कैकुआवाद के द्वारा यहाँ पे शाइस्ता खां की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो ये आपका क्या होगा, खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी हो गया। अब आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पद में कौन कौन से पद थे अन्य। तो दीर ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दीर ए मुमालिक क्या है, तो देखिए मिलान करने के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो दीर ए मुमालिक क्या है, तो गुप्तचर विभाग से संबंधित है। ठीक है, मुन्हियान क्या है, तो ये आपका सूचना दाता है। कोतवाल क्या होता था, तो किलों की जो देखभाल करता था उसको कोतवाल बोला जाता था। यहाँ पे मुरत्तब कौन है, तो निरीक्षक का कार्य किया करते थे। और बरीद क्या है, तो संदेश वाहक हुआ करते थे। ठीक है, गुप्तचर एक प्रकार के ये हुआ करते थे, कौन, बरीद। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सेम कलर हो गया, ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है बलबन के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया था अपना। इसने सिकंदर की भी उपाधि धारण की थी। इसके बचपन का नाम गुरशप था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसके काल में मंगोल का आक्रमण हुआ था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 1296 में ये देवगिरी पर आक्रमण करता है और किसके खिलाफ, तो राजा रामचंद्र देव को ये हरा देता है। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करता है, राजा रामचंद्र देव को ये हरा देता है। और यहाँ पे देखा जाए तो अमीर खुसरो के द्वारा दी गई उपाधि इसको कौन कौन सी है, तो विश्व का सुल्तान यानी कि विश्व सुल्तान इसको बोला गया है, और युग का विजेता बोला गया है, और जनता का चरवाहा इसको बोला गया है। ठीक है, किसने सब उपाधि दी है, तो अमीर खुसरो के द्वारा ये सारी उपाधि इसको दी गई है। ठीक है, देखा जाए तो अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश थे, कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। तो पहला इसका जो अध्यादेश है, अमीरों के मेल मिलाप तथा उत्सव पर रोक लगा दी गई है, इसने लगवाया था रोक। ठीक है, किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर प्रणाली का गठन भी यही करता है। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। दल खालसा, माफ कीजिए, यहाँ पे जो खालसा भूमि है ना उसके द्वारा राजस्व वृद्धि की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यहाँ पे जो मद है उसका निषेध कर दिया गया था, शराब वगैरह का निषेध कर दिया गया था, मतलब इसको बंद करवा दिया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसके प्रशासनिक कार्य को देखने से पहले हम लोग हाँ इसके प्रशासनिक कार्य को भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के देखिए, इसके प्रशासनिक कार्य में सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की शुरुआत की गई थी किसके समय में, तो
अलाउद्दीन खिलजी के समय सेना को नगद वेतन दिया जाने लगा था और देखा जाए तो सेना को स्थायी भी कर दिया गया था। घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसी के समय में प्रारंभ हुई थी। इसने चराई और गड़ी कर जो है वो दो प्रकार का, चराई और गड़ी दो कर होते हैं ना, इसको किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। सेना के केंद्रीकरण किया गया था, इसी के समय में सेना का केंद्रीकरण कर दिया गया। दीवान ए रियासत जो आर्थिक विभाग होता था ना, उसकी स्थापना किसने की है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है। राशनिंग प्रणाली की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई? राशन की जो प्रणाली है उसकी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं चित्तौड़ का नाम जो है ये अपने पुत्र के नाम पर खिरजाबाद रख देता है। ठीक है, जिसका नाम खिजर खां था उसी के नाम पर यहाँ पे खिरजाबाद रख देता है। यहाँ के राजा कौन थे? तो राजा रतन सिंह यहाँ के राजा थे। ठीक है, और यहाँ पे हाँ देखा जाए तो भू राजस्व कर इसने बढ़ा दिया था। कितना कर दिया था? तो 50% कर दिया था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इसने लागू किया था कि जो बाजार है ना उसमें किसी भी वस्तु का मूल्य न बढ़े, उसके लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। मलिक गाफर के बारे में आप लोग जानते हैं, दक्षिण जब विजय मतलब दक्षिण पे आक्रमण करता है तो ये इसको भेजता है, किसको? तो मलिक गाफर को भेजता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो जमायत खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न, ये सब बोला जाता है ना। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसको बोला जाता है? तो जमायत खाना मस्जिद को, और 2.5 दिन का जो दरवाजा है इसको अलाई दरवाजा को बोला जाता है। ये किसने निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। सीरी का किला, 1000 खंबा महल, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये जो चारों फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए खजाइनुल फुतू जो खुसरो है उनको खजाइनुल फुतू बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और फुतू सलातीन, फुतू सलातीन किसको बोला जाता है? तो इमामी को बोला जाता है। रेहला जो है इब्ने बतूता से अलाउद्दीन के बाजार सुधार की जानकारी मिलती है। जो किताबुल रेहला है ना, जो इब्ने बतूता है ना, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रेहला। ठीक है, उससे अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार वगैरह थी उस प्रणाली की जानकारी यहाँ पे मिलती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, किताबुल रेहला से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तारीख़ फिरोज़शाही के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जियाउद्दीन बरनी में अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। इसके जो आर्थिक नीतियाँ थी, किस तरीके से इसका व्यापार हुआ करता था, वो तारीख़ फिरोज़शाही में देखने को मिलता है। और तारीख़ फिरोज़शाही किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बरनी की है, ये भी पूछा गया। इसने मिल्क इनाम और यहाँ पे वफ़ जैसी दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि मतलब जो मुफ्त की भूमि दी जाती है ना, जो बफ जैसी भूमि, अभी कुछ दिन पहले बफ विधेयक भी पारित हुआ था तो इसके बारे में यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ये जो बफ जैसी भूमि वगैरह थी ना, इसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी का सब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक नोट करके यहाँ पे दिया गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बनता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। दिल्ली का पहला शासक जो भारतीय मुसलमान था उसका नाम है आपका खुसरो शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान था। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला जो है कि सुल्तान कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजय का जो अभियान है, इसके क्रम को यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कई बार, क्योंकि इसकी जो प्रणाली थी ना, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, व्यापार प्रणाली, इन सभी के बारे में अभी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे इसके द्वारा कुछ विजय भी प्राप्त किए गए थे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए इसकी उपाधि आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये सब उपाधि इसकी थी ना, तो इसने काफ़ी सारे युद्ध को लड़ा था। ठीक है, तो उन सभी युद्ध के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल रही है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार में समझ लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर भारत में जो है कि गुजरात, ठीक है, गुजरात का उस समय शासक कौन था? तो रायकन बघेला कर्ण थे। 1299 ईस्वी में यहाँ पे युद्ध हुआ था और उलूग खां और नुसरत खां देखा जाए तो खिलजी के सरदार थे। ठीक है, रणथंबोर में युद्ध हुआ था तो राणा हमीर वहाँ के शासक थे जो कि चौहान वंश से संबंधित थे और 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे, वहाँ पे शासक कौन थे? तो राजा रतन सिंह थे। 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था खुद अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, मालवा पे भी यहाँ पे महलक देव वहाँ के शासक थे मालवा के, तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। इस समय किसके ये भेजा था? तो आइनू मुल्क मुल्तानी को इसने युद्ध के लिए भेजा था। ठीक है, सिवान में उस समय शासक कौन थे? तो परमार शासक थे, शीतल देव उनका नाम है। 1308 ईस्वी में यहाँ पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था
और मालुद्दीन कुर्ब के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के ये सेनापति वगैरह हैं, तो खिलजी सरदार थे, इनके द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जालौर में देखा जाए तो जालौर में राजा कृष्णदेव का शासक था, और माफ कीजिए, जालौर में जो यहाँ पे देखा जाए तो अभियान किया था खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पे जो राजा कृष्णदेव है, इनको कान्हरदेव बोला जाता था, वहाँ पे शासन किया करते थे जालौर में, ठीक है। तो इन पे आक्रमण किया था किसने, तो कमालुद्दीन कुर्ग ने आक्रमण किया था, ठीक है। अब दक्षिण में थोड़ा आ जाइए, दक्षिण में भी इसने विजय प्राप्त की थी। तो दक्षिण के विजय में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी खुद, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे, तो यादव वंश का शासक था वहाँ पे रामचंद्र देव शासन किया करते थे, ठीक है। फिर देवगिरी पे आक्रमण राजा रामचंद्र देव के खिलाफ 1307 में किया था, 1296 के बाद 1307 में किया करता है। और दक्षिण विजय के लिए ये मलिक कफूर को नियुक्त करता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे अगर दक्षिण विजय में जो शासक थे उनके ऊपर कौन आक्रमण करता है, तो मलिक कफूर करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, लगातार मलिक कफूर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, वारंगल में किसका शासक था, तो काकतीय वंश के शासक थे, और राजा कौन थे, तो प्रताप रुद्रदेव थे। 1309 ईस्वी में आक्रमण किया गया था मलिक कफूर के द्वारा। द्वार समुद्र पर यहाँ पे देखा जाए तो मलिक गफूर के द्वारा ही आक्रमण किया गया था होयसल पर, ठीक है। और वहाँ के उस समय राजा कौन थे, तो बीर बल्लाल तृतीय यहाँ पे राजा थे। समय क्या है, तो 1310 1313 ईस्वी में देवगिरी पर फिर आक्रमण किया गया, शंकर देव वहाँ के राजा थे, ठीक है। और किसके द्वारा, तो मलिक कफूर के द्वारा ही किया गया था। तो ये जो यहाँ पे आपको फैक्ट देखने को मिल रहा है ना, इस सभी को आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब उत्तर में इसका आक्रमण हुआ था खिलजी का, तो उस समय कहाँ का शासक कौन था और कब कब, वर्ष थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वर्ष इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण में भी वर्ष ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पूछेगा कोई किसने किया है तो सब पे लगभग मलिक कफूर के द्वारा किया गया है, ठीक है। एक आपका देवगिरी पर 1296 में जब ये राजा बनता है ना, उसी समय करता है, उसके बाद दक्षिण में ये नहीं जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका अरेंज करने के बारे में भी दे सकता है, सीधे सीधे मिलान करने के बारे में दे सकता है, सब इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आती होंगी। और आज ये थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश का जो शासक है ना, कब से कब तक रहता है, तो तुगलक वंश का जो शासक है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1320 से लेकर के 1414 तक ये रहता है, ठीक है। और यानी कि जो आपका खिलजी वंश है उसके बाद ये तुगलक वंश आता है ना यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तुगलक वंश के जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। ये तुर्क राजवंशों में अंतिम था। तो तुर्की जो भारत में आक्रमण वगैरह हुआ था उसमें ये अंतिम था, कौन, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक शासकों ने सर्वाधिक समय शासन किया था। तो 1320 से लेकर के 1414 तक, यानी कि लगभग 96 वर्ष तक इन्होंने ही शासन किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा देर तक तुगलक वंश ने शासन किया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका गयासुद्दीन तुगलक है, 1320 से लेकर के 25 तक, क्योंकि ये संस्थापक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके अन्य नाम में देखा जाए तो गाजी तुगलक, गाजी मलिक किसकी उपाधि थी, तो गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि थी। यह खुसरो शाह को हरा करके 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। 1100 मतलब 1320 में ये आपका शासक बनता है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना इसने ही की है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। यहाँ स्थित जो दुर्ग है, यहाँ पे देखा जाए तो 56 कोट इसको बोला जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसके बारे में बोला गया, तो औलिया के द्वारा बोला गया था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, ठीक है। 1325 ईस्वी में लकड़ी के भवन में ये दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रमुख इसके कार्य कौन कौन से तुगलक के, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए, लगान व्यवस्था को पुनर्विकसित किया था तुगलक ने ही, और लगान के लिए बटाई का प्रयोग भी इसने ही प्रारंभ किया था। ऋण की वसूली इसने बंद करवा दी थी, और भू राजस्व कर 1/3 कर दिया था, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। नहर सिंचाई पद्धति शुरू करने वाला पहला शासक था कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक। कुओं का भी निर्माण इसने ही करवाया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की भूमि लगान बाजार व्यवस्था को त्याग त्याग किया था। जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने बाजार व्यवस्था जो लागू की थी उसको त्याग दिया था, किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके समय में कई दक्षिण राज्य, प्रथम वारंगल दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया गया था, यानी कि वारंगल को भी इसके समय में जीत लिया गया था फिर से। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा वारंगल को जीता गया था, इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इसको मिला लिया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है इसमें कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको एमबीटी के नाम से सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो नाम है जौना खां है, ठीक है, इसी के नाम पर
जौनपुर शहर बसाया गया था। इसकी अन्य उपाधि में आपका उल्लूक खां है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रिंस ऑफ मनियर्स इसको बोला गया है। इसने वारंगल के जो काकतीय एवं मदुरई के पांड्य राज्य है ना, उसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत में भी मिला लिया था। तो पांड्य राज्य आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दक्षिण में है ये सब, तो इसको भी दिल्ली जो सल्तनत है उसमें मिला लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था ये। इसने स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी बोला जाता है। इसकी उपाधियां हैं स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। ठीक है, इसने राजधानी दिल्ली से एक बार देवगिरी को, मतलब कि जो राजधानी परिवर्तन है इसने किया था दिल्ली से देवगिरी 1327 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्थानांतरित करके इसका नाम रख दिया था कौन, तो दौलताबाद रख दिया था। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद बाद में रख दिया था। ठीक है, जब राजधानी परिवर्तन करता है तब। कांसे और तांबे का सिक्का इसने ही चलवाया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था ना, 1333 ईस्वी में भारत आया था इसी के समय, और दिल्ली का काजी बनाया तथा चीन राजदूत के तौर पर भेजा था। जो आपका इब्न बतूता है 1313 में भारत आता है। ठीक है, भारत आने के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसने दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था और बाद में इसको अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किताबुल रहला के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्य वगैरह हैं इसमें देखने को मिलते हैं। इसके समय में विजयनगर जो साम्राज्य 1336 ईस्वी में, बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में राज्य की स्थापना हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे कार्य देख रहे हैं 1325 से लेकर के 51 तक है। इसी के समय में दो कार्य हुए थे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना इसी के समय में हुई थी। दीवाने कोही, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार पूछा गया, कृषि विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो एमबीटी ने की थी। इसके समय में एक अकाल पड़ा था जिसके लिए यहाँ पे अकाल संहिता का भी निर्माण इसने ही करवाया था। तकावी ऋण, तकावी ऋण के बारे में आप लोग जानते हैं, कृषि करने से पहले जो धन थोड़ा सा दे दिया जाता है वो आपका तकावी प्रकार का ऋण होता है, बोला जाता था। तो एमबीटी के समय में ही प्रारंभ किया गया था। जैन विद्वान, जैन प्रभु सूरी तथा राजेश शेखर से विचार विमर्श ये किया करता था, यानी कि विद्वानों को भी अपने पास ये रखा हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा एक दो विवाद है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। विवादी कदम, तो पहला 1325 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि किया था 50%। दोआब तो आप लोग जानते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें देखा इसने कि थोड़ा ज़्यादा उपज वगैरह हो रही है, तो इसने वहाँ पे जो कर है उसको बढ़ा करके 50% कर दिया था। ठीक, एक ये बात ध्यान रखिएगा। 1327 ईस्वी में राजधानी का स्थानांतरित कर दिया। अब दक्षिण में इसने दक्षिण विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ले गया, तो देवगिरी। देवगिरी के जो दौलताबाद नाम रखा था इसने तभी रखा था। ठीक है, तो 1327 में राजधानी परिवर्तन करता है ये। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक फैक्ट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने ही किया था। बाद में यहाँ पे इसको नुकसान होने लगा तो इसने बंद भी करवा दिया था। ठीक है, खुरासान का युद्ध के बारे में, तो खुरासान में भी युद्ध किया था। वहाँ पे देखा जाए तो बारिश वगैरह होने लगी थी, तो ये युद्ध भी हार गया था, वहाँ से वापस चला आया था। ठीक, कराचिल का सैनिक अभियान भी इसी के समय में हुआ था। तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के विवादित कदम थे। और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यहाँ पे देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक नोट यहाँ पे दिया गया है। बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक इसकी मृत्यु को कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये एक वक्तव्य है, किसके द्वारा बोला गया था, तो बदायूनी के द्वारा बोला गया था। किसके बारे में, तो एमबीटी के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन बोला गया है। अब यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था जो आपका फिरोज शाह तुगलक है, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। ठट्टा में करवाया था, तो 20 मार्च 1351 को करवाया था। और यहाँ पे दिल्ली में इसने दोबारा अपना जो है कि राज्याभिषेक करवाया अगस्त 1351 में। ठीक है, तो एक मार्च में एक अगस्त में करवाया था। ठीक, कल्याणकारी निरंकुश शासक इसको बोला जाता है। अपने को ये खलीफा कहता था और सिक्कों पर खलीफा का नाम जो है कि अंकन इसने ही करवाया था। हेनरी इलियट एल्फिंस्टन इसे सल्तनत युग का अकबर बोलता है। ठीक है, जो सल्तनत युग उसमें चल रहा था उसका अकबर किसने बोला है इसको, तो एल्फिंस्टन ने बोला है, लेखक थे ये। ठीक है, इसके चलाए गए जो सिक्के हैं यहाँ पे ससगनी जो चलाया गया था, चांदी का सिक्का था, ये पूछा गया प्रश्न है। अद्दा जो है, माफ कीजिए, अद्दा जो है ये मिश्रित धातु से बनाया गया था। और विक जो है ये भी मिश्रित धातु से बनाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके समय में और क्या कार्य हुए थे, 5 बड़े शहरों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से, हिसार का जो हरियाणा में है अभी, फिरोजाबाद का, फतेहाबाद का, जौनपुर का और फिरोजपुर का। ठीक है, ये 5 आपके बड़े
शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के दौरान करवाया गया था। करीब 300 नगरों का निर्माण इसी के समय में किया गया था। इसने जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफ्रीका को शाही संरक्षण दिया था। जियाउद्दीन बर्नी का नाम आप लोग जानते हैं? उसको संरक्षण किसने दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसने अपने स्थापत्य कला के निर्माण में दो कार्य किए। कोटला फिरोज शाह दुर्ग है, उसका निर्माण इसने करवाया था। खान ए जहां तेलंगानी, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके समय चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज में जो राज्य है ना, देशों में राजदूत को भेजा गया था। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ कहाँ भेजा गया था? तो चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज में भी भेजा गया था। इसने तकावी ऋण माफ कर दिया। ठीक है, माफ कर दिए। दंड संहिता को सुधार तथा यहाँ पे सुल्तान को भेंट देने की प्रथा की जो समाप्ति है इसने ही की थी। सुल्तान को भी भेंट दिया जाता था ना, तो इस प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पे ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। कर प्रणाली को महजबी स्वरूप देते हुए यहाँ पे 24 करों को समाप्त किया गया, और खुम्स एक प्रकार से लूट का जो युद्ध का माल होता था ना, जो युद्ध करके लूटा जाता माल था, उसको खुम्स बोला जाता था, उसको भी यहाँ पे देखा जाए तो समाप्त कर दिया। खराज जो था एक प्रकार से लगान लिया जाता था। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। जकात एक प्रकार का कर था, इसको लागू करता है। तो खज यहाँ पे खराज और यहाँ पे जजिया और जकात कौन लागू करता है? तो ये करता है आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं यहाँ से। इसकी तुष्टिकरण की नीति साम्राज्य विघटन हेतु जिम्मेदार थी। तुष्टिकरण करता था ये। ठीक है, और यहाँ पे ताश घड़ियाल संयंत्र के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसी के समय जानने का जो है निर्माण किया गया था, ताश घड़ियाल संयंत्र का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। संयंत्र मतलब ये यंत्र है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था, समय जानने का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर का भी निर्माण इसने ही करवाया है। पुस्तकालय के लूट ग्रंथों में से कुछ को फारसी में, जो कि आपका दयालते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद इसने ही करवाया था। वहीं अपनी आत्मकथा फुतूह ए फिरोज शाही की रचना भी इसने ही करवाई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दारुल सफ़ा, इसका नाम आप लोग अभी भी सुनते होंगे, खैराती अस्पताल है ये। रोज रोजगार दफ्तर का निर्माण भी इसने करवाया था। दीवाने खैरात विभाग का निर्माण करवाया था। दीवाने बंदगान और दास विभाग का भी निर्माण इसने ही करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अशोक के दो स्तंभों को खिरजाबाद मेरठ से ये दिल्ली लाया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक के दो आपका स्तंभ लेख है ना, खिरजाबाद का लेख और यहाँ पे देखा जाए तो मेरठ का अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों को ये दिल्ली लेकर के आया हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सरकारी पदों को वंशानुगत इसने ही किया है। सैनिकों को जाके वेतन देने के बदले जागीर देने की जो प्रथा है इसको शुरू किया था किसने? तो आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। फलों के बाग लगाए गए थे, तो जैसे बाग अब नाम पढ़ते हैं ना, जैसे लखनऊ में चार बाग, आलम बाग, ये सब बाग है ना, तो इसने ही यहाँ पे देखा जाए तो फलों के बगीचे लगवाए थे। ठीक है, और हाब ए सर्ब सिंचाई एक प्रकार का सिंचाई कर था, ये उपज का जो है कि 10% लगाया गया था। ठीक, आरसी मजूमदार के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ कथन यहाँ पे बोला गया है। तो फिरोज शाह इस युग का सबसे धर्मार्थ शासक था। संभवतः प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामिक नियमों का कड़ाई से पालन किया, और उलेमा जो वर्ग है उसका प्रशासकीय कार्यों में महत्व दिया था। किसने? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो कथन है किसने बोला? तो आरसी मजूमदार लेखक है इतिहास के, इन्होंने ही बोला है। ठीक है, यहाँ पे इसके अन्य जो तथ्य है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अन्य तथ्य में अंतिम तुगलक शासक अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसके समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, और नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर दी थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी डेट जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो मलिक सरवर करता है वो कब करता है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तुगलक वंश के बाद यहाँ पे सैयद वंश आ जाएगा। तो देखिए, सैयद वंश के जो संस्थापक है वो आपका खिज्र खां है। ठीक है, सल्तनत कालीन राजवंशों में सबसे कम समय तक 37 साल तक कौन रहता है? तो सैयद वंश का शासक रहता है। और इसका जो काल है ये कब से कब तक है? तो आपका 14 मतलब कि 14 से लेकर के 15 तक। ठीक है, एक वर्ष माफ करिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये 45
लगभग 45 होना चाहिए, ठीक है। तो जानकारी का जो स्रोत है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो तारीख मुबारक शाही है उससे मिलता है, ठीक। अब सैयद वंश में खिज्र खां इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग खिज्र खां के बारे में देखें तो खिज्र खां के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यह तैमूर लंग का सेनापति था। सुल्तान के बजाय रयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। तो उस समय दिल्ली में सुल्तान हुआ करते थे, अब उसको हटा करके रयत आला बना दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे मुबारकाबाद की स्थापना किसने करवाई है, तो खिज्र खां ने ही करवाई है, ठीक है। माफ कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का स्थापना करवाया था। बाकी यहाँ पे हम लोग खिज्र खां के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये कथन है, ये तो थोड़ा अलग ही है। देखिए, इसका जो है मतलब कि खिज्र खां कौन था, तो तैमूर लंग का सेनापति था, ठीक है। मंगोलों का यहाँ पे खुतबा पढ़वाया था इसने। सुल्तान के बजाय ये रहते आला की उपाधि धारण की थी और संप्रभु शासक के बजाय तैमूर के जो पुत्र हैं, पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर इसने शासन किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका खिज्र खां। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो मुबारकाबाद की स्थापना किसने करवाई थी, मुबारक शाह ने करवाई थी। सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह को ही माना जाता है। याहिया बिन सरहिंदी इसके संरक्षण में थे। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और सिक्के भी चलवाए थे, किसने, तो मोहम्मद मुबारक शाह ने, ठीक है। अल अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में बात करें तो ये अंतिम सैयद शासक था। इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। यहाँ पे 1451 से लेकर के 1526 तक ये रहते हैं, ठीक है। इसके बाद तो बाबर वगैरह का आक्रमण हो जाता है और मध्यकालीन भारत आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो मध्यकालीन भारत में बाबर वगैरह है उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो लोधी वंश के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली पर स्थापित अफगान राज्य था ये। लोधी जो थे अफगानी थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर के साथ। बाबर के साथ हुआ था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सिकंदर लोधी के बारे में बात होगी ना। देखिए, लोधी वंश के बारे में दो तीन चीज और समझ लीजिए। पहला तो ये बहलोल लोधी गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहाँ पे बहलोल लोधी के बारे में दे दिया गया है। तो लोधी वंश के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जो लोधी वंश है ना, 1451 से 1526 तक ये रहता है और ये पहला अफगान राज्य है, ठीक है। दिल्ली पर स्थापित होने वाला पहला अफगान राज्य है। इसमें 3 लोग मिलते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बहलोल लोधी के बारे में बात करते हैं। तो बहलोल लोधी यहाँ पे देखा जाए तो बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है बहलोल लोधी। एक फैक्ट ये है, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। यहाँ पे इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे, ठीक है। इसने जौनपुर के जो हुसैन शाह सरकी है उसको हराया था, किसने, तो बहलोल लोधी ने। भूमि पर यहाँ पे ये हराया था, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक। और इसके बारे में एक और फैक्ट है, राय प्रताप राय दाटू जैसे हिंदू सरदार इसके दरबार में रहा करते थे बहलोल लोधी के, ठीक है। ये हो गया। अब सिकंदर लोधी के बारे में बात करते हैं। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाई है, एक फैक्ट ये हो गया। और दूसरा फैक्ट ये है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो बहलोल लोधी ने ही मिलाया था। और एक फैक्ट ये है कि भूमि पर गड़े धन में कोई हिस्सा नहीं लिया, ये आपका किसने, तो बहलोल लोधी ने। एक और फैक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो लजते सिकंदर शाही की रचना किसने करवाई, तो भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है, किसने करवाया था, तो आपका सिकंदर लोधी ने करवाया था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सिर्फ सिकंदर लोधी ने करवाया था। यहाँ पे देख सकते हैं, तो बादलगढ़ का जो किला है किसने बनवाया, सिकंदर लोधी ने बनवाया था। इसके अन्य नाम यहाँ पे अगर देखा जाए तो निजाम शाह और फरहंगे सरहिंदी नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किसने करवाई थी, सिकंदर लोधी ने करवाई थी। यहाँ पे देखा जाए लेख परीक्षण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने ही की थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो खाद्यान्न करों की समाप्ति किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी, तो ये 30 इंच का होता है, ये सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अफगानों के समानता के व्यवहार के बदले सुल्तान को सर्वोच्च मानने पर बल किसने दिया था, तो सिकंदर लोधी ने ही दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी इसने ही बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो मुहर्रम
ताजिए बैन, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किसने लगवाया था? तो सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें तो इब्राहिम लोदी के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर के साथ इसने ही लड़ा था। लोदी का अंतिम शासक यही था। और इब्राहिम लोदी यहाँ पे देखा जाए तो घटोली या खातोली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सब इब्राहिम लोदी के बारे में है ये। तो लोदी वंश यहाँ पे 1526 तक रहा। बाबर ने आक्रमण किया था तो ये फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सल्तनत के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। चलिए, तब अब जाके यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आया, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। ये सब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अधिकारी के नाम यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे इसके कार्य मिल जाएंगे। तो आरिज मुमालिक किसको बोला जाता है? ये दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। इसका प्रधान होता था, सैनिक का भर्ती ये करवाता था। ठीक है। इंसाए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान होता है। यहाँ पे रसालत मुमालिक, रसालत मतलब विदेश विभाग का प्रधान होता है। आमिर हाजिब जिसको बारबख्त बोला जाता है, ये दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू कराता था। अमीर ए बहर ये आपका आंतरिक शिष्टाचार नियमों को लागू करता था। मुस्तैफी ए मुमालिक ये आपका महालेखाकार जिसको अकाउंट जनरल बोला जाता था ये था। ठीक है। दीवानी रियासत यहाँ पे बाजार नियंत्रण रखना। यहाँ पे मजूमादार ये आपका राजस्व संबंधी आय व्यय का लेखा जोखा। और यहाँ पे मुहत्सिब ये लोगों का आचरण पर नजर रखता था। यहाँ पे मुतसरिफ ये आपका शाही कारखाने का देखभाल। बरीद मुमालिक सूचना दाता गुप्तचर विभाग से संबंधित। सदर उल सुदूर ये आपका धर्म से संबंधित कार्यों को। यहाँ पे खाजिन जो है राजकीय आय संग्रह करता होता था। काजी उल कुजात ये आपका न्याय विभाग से संबंधित। मुफ्ती जो है धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद ये आपका बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे कोतवाल जो है शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। ठीक है। अब सल्तनत काल के प्रमुख जो विभाग हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि दीवाने विजारत किसको बोला जाता है? ये वित्त संबंधी कार्यों को देखता था। और यहाँ पे वजीर का विभाग होता था। ये किसका? तो दीवाने विजारत जो है वजीर विभाग देखता था। दीवाने आरिज सैन्य विभाग। दीवाने रिशालत ये आपका विदेश विभाग। दीवाने इंसा या फिर दीवाने अशरफ ये आपका पत्राचार विभाग से संबंधित। दीवाने आमिर कोही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कृषि विभाग से संबंधित। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। ठीक है, एमबीटी ने इसको मतलब एमबीटी के द्वारा लाया गया था। दीवाने मुक्त खराज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्व विभाग से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। दीवाने खैरात दान विभाग से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने इस्तिहाक ये आपका पेंशन विभाग से संबंधित, ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान ये आपका दास विभाग से संबंधित, फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवाने वकूफ ये आपका व्यय विभाग से संबंधित, व्यय वकूफ। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने कजा मुमालिक ये आपका न्याय विभाग से संबंधित है। और नाइबे मामलिकात ये आपका वास्तविक शासक इसको बोला जाता था, डी फैक्टो रूलर। ठीक है। और आगे देख लेते हैं सल्तनत काल के प्रमुख जो विभाग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रमुख विभाग है तो सरखेल किसको बोला जाता था? तो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान होता था उसको सरखेल बोला जाता था। सिपाही सलाहकार ये पूछा गया प्रश्न है, 10 सरखेल यानी कि 100 घुड़सवार का जो मालिक होता था उसको सिपाही सलाहकार बोला जाता था। अमीर यहाँ पे 10 सिपाही सलाहकार यानी कि 1000 घुड़सवार रखता था। यहाँ पे मलिक देखा जाए तो 10 अमीर यानी कि 10,000 घुड़सवार। खान जिसको बोला जाता था 10 मालिक यानी कि 10,000 घोड़े रखता था। सुल्तान जो है 10 खान यानी सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। तो सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं, अब इसको देख लेते हैं। साहित्यकार यहाँ पे और रचनाएं तो मिनहानुद्दीन सिराज यहाँ पे देखा जाए तो तबकात नासरी। जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पे देखा जाए तो इसके द्वारा क्या रचना की गई है? तो तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी, कुतुल यहाँ पे तवारीख, सनाए मोहम्मदी और यहाँ पे हजरतनामा किसके द्वारा? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं शम्स सिराज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, किसकी रचना है? तो तारीख फिरोज शाही। यहाँ पे याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसकी रचना है? तो तारीख मोहम्मद मुबारक शाही की। जमालुद्दीन की रचना यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब जमालुद्दीन जो साहित्यकार है रचना अगर देखा जाए तो सियर उल आरफीन मेहरुमा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल और मोहम्मद बिन हुसैन अल बैकाकी ये इसकी रचना अगर देखा जाए तो तारीख मसूदी है। फिरोज तुगलक की रचना अगर यहाँ पे देखा जाए तो फुतोए फिरोज साहिब। अज्ञात लेखक मतलब लेखक अज्ञात नहीं है यहाँ पे, तो सिरात ए फिरोज शाही। ठीक है। आमिर खुसरो की रचना यहाँ पे देखो तो तुगलकनामा, आईने सिकंदरी, लैला मजनू, सीरी और यहाँ पे फराद, नूर सिपहार और यहाँ पे तारीख दिल्ली। और एक यहाँ पे
मिफ़ात उल फतह, ठीक है। थोड़ा सा इसकी वर्तनी आप लोग देख लीजिएगा। इब्ने बतूता के द्वारा किताबुल रहला लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, मोरक्को सही है। फिरदौसी यहाँ पे शाहनामा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा सल्तनत काल के जो प्रांतीय राजवंश है अलग अलग, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बंगाल के बारे में बात करेंगे, फिर जौनपुर के बारे में बात करेंगे, फिर और आगे हम लोग गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बंगाल के बारे में देख लेते हैं। बंगाल के बारे में यहाँ पे 5 फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं। अदीना ए मस्जिद यानी कि पांडुआ का निर्माण करता गयासुद्दीन यहाँ पे अजमान शाह है, इसको ध्यान रखिएगा। 1338 ईस्वी में फरुखुद्दीन यहाँ पे मुबारक शाह ने बंगाल को स्वतंत्र बनाया था। किसने? तो यहाँ पे फखरुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाह, ठीक है, बंगाल को स्वतंत्र बनाया था। बंगाल में तुर्की शासक जो बख्तियार खिलजी है उसके द्वारा 1202 ईस्वी में शुरू सेना को हरा करके, यानी कि लक्ष्मण को हराया गया, मतलब कि लक्ष्मण सेना को हराया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। ये कब हराया गया था? तो 1202 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी जी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ बंगाल सुल्तान था जिसने चैतन्य महाप्रभु के समकालीन माना जाता है। कौन? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। और यहाँ पे इसका 5वां और आखिरी फैक्ट है, तो मलधर वशु, इसको कृष्ण विजय के रचनाकार माना जाता है। उसको यहाँ पे गूढ़ा राज खान की उपाधि हुसैन शाह ने दी थी। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि मलधर वशु को यहाँ पे गुड़राज खान की उपाधि हुसैन शाह ने दी थी, ठीक है। बस ये हो गया आपका बंगाल। अब यहाँ पे जौनपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जौनपुर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7 फैक्ट है। पहला फैक्ट है यहाँ पे इसकी स्थापना तुगलक के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसको भारत का सिराज बोला जाता था। इब्राहिम शाह शर्की के समय जौनपुर मुस्लिम विद्या का केंद्र बन गया था। ये आपका तीसरा फैक्ट है। चौथा फैक्ट ये है कि 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। ये चौथा फैक्ट हो जाएगा। 5वां फैक्ट यहाँ पे प्रमुख स्थापत्य के बारे में बात करें तो लाल दरवाजा, झंझरी मस्जिद और जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो सब आपका देखा जाए तो जौनपुर में। 6वां फैक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जौनपुर स्थापत्य कला की विशेषता यहाँ की इमारतों में यहाँ की इमारतों में मीनारों का न होना। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो आपका यहाँ पे जो अरब थे या फिर और अन्य जो लोग भारत में मुस्लिम आए थे, ये जब अपनी मकबरा वगैरह बनाते थे तो इसमें मीनार हुआ करती थी। तो यहाँ पे जौनपुर में जो स्थापत्य कला इनके द्वारा बनवाई गई है ना, तो उसमें मीनार नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी एक अलग विशेषता है ये। और यहाँ पे 7वां और अंतिम इसका फैक्ट ये है कि 1479 ईस्वी में जौनपुर दिल्ली सल्तनत यानी कि बहलोल लोदी ने शामिल कर लिया था। तो 1479 ईस्वी में जो है कि जो जौनपुर जिला है ना, ये आपका दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित हो गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया जौनपुर और ये हो गया बंगाल। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुजरात के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुजरात के बारे में यहाँ पे 5 फैक्ट है। पहला फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, 1200 यहाँ पे पहला अहमदाबाद 1200 2017 है ये, तो यहाँ से बात कर लेते हैं। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जयकरण को हरा करके गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो राजा जयकरण को हरा करके अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को किसमें मिला लिया? दिल्ली में मिला लिया था। ये फैक्ट 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने मिला था, ध्यान रखिएगा। अहमद शाह प्रथम गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महमूद बेगड़ा यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। और 1411 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने की थी। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 फैक्ट हो गए। और आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद को यहाँ पे 2017 में भारत का विश्व विरासत शहर घोषित किया गया था। तो ये आपका 5वां फैक्ट है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। मेवाड़ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 फैक्ट मेवाड़ के बारे में देख लेते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। हमीर देव यहाँ पे सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। और यहाँ पे 1433 ईस्वी में राणा कुंभा शासक बना जिसने चित्तौड़ में यहाँ पे कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो 1433 ईस्वी में राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया। राणा कुंभा के द्वारा संगीत पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर इत्यादि किसके द्वारा? तो राणा कुंभा के द्वारा संगीत पर लिखे गए ग्रंथ हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो यहाँ पे उड़ीसा के बारे में यहाँ पे 3 फैक्ट मिल रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गंगवंश और यहाँ पे अवंती वर्मन ने जगन्नाथपुरी का मंदिर जो कि 12वीं शताब्दी इसका निर्माण करवाया था। किसने? तो अवंती वर्मन ने। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है अवंती वर्मन ने करवाया था 1200 मतलब कि 12वीं सदी में, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे गंगवंश का शासक था। और नरसिंह वर्मन ने कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है ना 13वीं सदी में उसका निर्माण करवाया था। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा हो गया। अब यहाँ पे जगन्नाथपुरी जो मंदिर है इसके बारे में 2 फैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, पहला और दूसरा। तो पहला फैक्ट इसको देख लीजिए, इसे यमनिका तीर्थ यानी कि व्हाइट पैगोडा भी बोला जाता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारकापुरी
द्वारिका और पुरी, रामेश्वरम, ये 4 धाम हो गए, इसी का हिस्सा ये आपका जगन्नाथपुरी माना जाता है। ठीक है। मेवाड़ के बारे में 2 फैक्ट यहाँ पे रह गया था, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो राणा सांगा संग्राम, मतलब कि राणा सांगा 1527 ईस्वी में बाबर से खानवा के युद्ध में हार गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक अलग फैक्ट ये है कि कुंभा ने रसिक प्रिय जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर एक टीका लिखी थी, यानी कि टीका टिप्पणी लिखी थी। और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ये भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो विजयनगर साम्राज्य में यहाँ पे संगम वंश, सालू वंश, आरवीडू वंश, तुलु वंश, ठीक है, ये आपका 4 वंश इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका देखा जाए तो कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट, सदाशिव राय, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में ये है। और विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पे कुछ अन्य जो तथ्य वो सब दिए गए। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संगम वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए विजयनगर जो साम्राज्य है ना, इसका जो काल है 1336 से लेकर के 1646 तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसका जो वर्ष है इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले संगम वंश के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए संस्थापक कौन है, तो संगम वंश में यहाँ पे हरिहर और बुक्का के बारे में सभी लोग जानते हैं। 1336 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो तुंगभद्रा नदी के तट पर अपनी राजधानी को स्थापित किया था। हरिहर बुक्का इंपॉर्टेंट है, 1336, ये डायरेक्ट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। देवराय प्रथम के समय में निकोलस कोंटी इटली का यात्री था, ये भारत में आया था। इन्हीं के दरबार में हरविलास श्रीनाथ जैसे विद्वान रहा करते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखें, किसके दरबार में, तो देवराय प्रथम के दरबार में। अब देवराय द्वितीय के बारे में बात करें तो ये आपका समय अब्दुल रज्जाक ईरान से आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक जो है कि ईरान का यात्री था, ये भारत में आया हुआ था। हरिहर बुक्का होयसल राजा वीर भल्लाल द्वितीय के अधीन कार्य किया करते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे किसकी स्थापना होती है, तो यहाँ पे हरिहर बुक्का के द्वारा संगम वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट हो गए। अब यहाँ पे और आगे बात कर लेते हैं, तो सालू वंश के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट दिया है, इसके संस्थापक नरसिंह सालू होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आरवीडू वंश के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आरवीडू वंश है ना, इसके संस्थापक राजा तिरुमल देवराय हैं। ठीक है, और वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वाडियार 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे वाडियार मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी वेंकट द्वितीय के द्वारा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अंतिम हिंदू राजवंश जिसने विजयनगर पर शासन किया था वो आरवीडू वंश था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, संस्थापक कौन है, तो राजा तिरुमल देव। यहाँ पे तुलु वंश के बारे में एक फैक्ट मिल रहा है, तो इसके संस्थापक वीरन सिंह थे। कौन थे, वीरन सिंह थे। 1509 से यहाँ पे देखा जाए तो 29 तक ये रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राजा जो कृष्णदेव राय हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कई सारे फैक्ट हैं यहाँ पे। पहला फैक्ट ध्यान रखिएगा, बाबा ने इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना है, कृष्णदेव राय को, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि अमुक्त माल्याद नामक जो राजनीतिक ग्रंथ है ना, इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक है, अमुक्त माल्या, इनको आंध्रभोज उपनाम से भी जाना जाता है। डोमिंगो पयास जो आपका पुर्तगाल का यात्री था जिसको बारबोसा बोला जाता है, इन्हीं के समय में ये भारत में आया था, कृष्णदेव राय के समय। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अपनी माँ के नाम पर यहाँ पे नागलापुरम की स्थापना किसने करवाई थी, कृष्णदेव राय ने करवाई थी। अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, ठीक है, ये किसके किसके दरबार में रहते हैं, ये प्रश्न बना हुआ है। तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, ये कौन लोग थे, तो ये विद्वान लोग थे। ठीक है, इनके दरबार में रहा करते थे। सबसे प्रसिद्ध इसमें कौन थे, तो राजा तेनालीराम, जो कभी किसी चीज को भूलते नहीं थे। ठीक है, और आगे हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें यहाँ पे, तो हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। अच्युत यहाँ पे देखा जाए तो राय नुनीज कुछ समय तक इसके दरबार में रहे थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सदाशिवराय जी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 फैक्ट यहाँ पे सदाशिवराय जी के बारे में मिल रहा है। पहला जो फैक्ट मिल रहा है, इनके समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, विजयनगर ए फार्गोन अंपायर, ये आपका इसके लेखक कौन है, तो सेवेल इसके लेखक है। ठीक है, इनके बारे में एक फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। विजयनगर के शासकों ने सदैव भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे कृष्णा नदी है उसके दक्षिण की ओर समस्त भूमि के स्वामी हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिए। कौन, तो यहाँ पे जो सदाशिवराय हैं उनके बारे में, यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में अन्य जो फैक्ट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला फैक्ट मिल रहा है, प्रशासनिक इकाई क्या थी, प्रांत थी, जिसको मंडल बोला जाता था। कोट्टम यानी कि वलनाडु, जिसको जिला बोला जाता था। और नाडु क्या थी, ये आपका एक प्रकार का गाँव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब प्रशासनिक इकाई में आ जाएंगे। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे कि जो कोट्टायम
यानी कि वलनाडु क्या है, तो एक प्रकार का जिला है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे अमरम क्या है, तो वेतन के बदले सेना के रखरखाव के लिए दी गई जो भूमि होती है उसको अमरम बोला जाता था। यहाँ पे अयंगर व्यवस्था क्या है, आयंगर व्यवस्था है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता, जिसके अधिकारी अयंगर बोले जाते थे, ठीक है। वेतन के बजाय लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, इनको वेतन नहीं दिया जाता था, इनकी जो भूमि है वो बिना लगान के इनको दे दी जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में जो कर था ना, भू राजस्व कर 1/6 आय का स्रोत पर लिया जाता था, ठीक है। कुट्टागी कुट्टागी क्या है, तो पट्टे पर दी गई जो भूमि होती है उसको कुट्टागी बोला जाता था। चेट्टी और यहाँ पे वीर पांजाल व्यापारी हुआ करते थे। दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है। यहाँ पे पैगोडा क्या है, तो राजकीय मुद्रा हुआ करती थी। महिलाएं जो है उच्च पद पर आसीन थी। शिक्षित एवं युद्ध में भी महिलाएं भाग लिया करती थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफी अच्छे से हम लोगों ने देखा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य में जो छोटे छोटे राज्य थे, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो हसन गंगू है। राजधानी यहाँ पे गुलबर्गा थी और भाषा क्या थी, मराठी थी, ठीक है, बहमनी साम्राज्य का। और यहाँ पे ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद के पास वेधशाला का निर्माण करवाया था। ये वेधशाला का निर्माण दौलताबाद के पास किसने करवाया था, तो ताजुद्दीन फिरोज ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महमूद गवां ने बीदर से मदरसा बनवाया था, जिसमें 1000 छात्र शिक्षक रह सकते थे। तो किसने बनवाया था, तो बीदर में मदरसे का निर्माण तो महमूद गवां ने बनवाया था, ठीक है। निकितन, इसको रूस बोला जाता है, ठीक है। 1470 ईस्वी में बीदर आया और शासक मोहम्मद कौन था, तो मोहम्मद तृतीय था, तीसरा था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद जो तृतीय है उसके शासनकाल में देखा जाए तो निकितन एक रूस का यात्री है जो कि बीदर आया हुआ था, ठीक है, हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, यहाँ पे वंश, यहाँ पे संस्थापक और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट ये। तो बीजापुर के जो शासक है यूसुफ आदिल शाह थे ना, जिसे यहाँ पे देखा जाए तो ये जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे आदिल शाही वंश था बीजापुर में, और शासक संस्थापक कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह है। 1489 ईस्वी में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अहमदनगर के जो संस्थापक हैं मलिक अहमद है, और इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में की गई थी। किस वंश से संबंधित है, तो मलिक अहमद ये आपका निजाम शाही वंश से संबंधित है। बरार, यहाँ पे देखा जाए तो फतेह उल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक हैं। 1490 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो बराद है किस वंश से संबंधित है, तो इमाद शाही वंश से संबंधित है। गोलकुंडा जो राज्य है, यहाँ पे कौन सा वंश रहता था, तो कुतुब शाही वंश रहता था। इसके संस्थापक कौन है, तो कुली कुतुब शाह है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1512 में, ठीक है। बीदर, इसकी स्थापना 1526 में की गई थी। और यहाँ पे जो संस्थापक है बीदर के, वो आपका अमीर अली, माफ कीजिए, वरीद है, ठीक है, अमीर अली वरीद है। और किस वंश से ये संबंधित है, तो बरीद शाही वंश से संबंधित है, ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो आपका अन्य जो धार्मिक आंदोलन थे, इसमें भक्ति आंदोलन, सूफी धर्म के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। धार्मिक आंदोलन में ये सब आपके आ जाएंगे ना, धार्मिक आंदोलन में ये आ जाएंगे, तो आपका सूफी धर्म आ जाएगा, भक्ति आंदोलन वगैरह का जो विस्तार है वो आ जाएगा, ठीक। तो इससे सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सूफी धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फारसी देशों में सबसे पहले सूफी आंदोलन शुरू हुआ था। सूफी आंदोलन पूछ सकता है कि कहाँ पे शुरू हुआ था, तो फारसी देशों में शुरू हुआ था। बाशरा और बेशरा के बारे में पूछा गया प्रश्न। बाशरा किसको कहते हैं, तो इस्लाम सिद्धांतों के जो समर्थक हैं उनको बाशरा कहते हैं, और जो इस्लाम सिद्धांतों को नहीं मानते उसको बेशरा कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो खानका या फिर इसको मठ बोला जाता था, ये निवास स्थान होता था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 12 सूफी सिलसिले, जिसमें चिश्ती और सोहरावर्दी जो सिलसिला था वो किससे संबंधित था, तो ये बाशरा था, यानी कि ये आपका इस्लाम को मानते थे, ठीक है, इस्लाम को मानते थे। ये हो गया आपका सूफी धर्म। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो किसके बारे में देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन में देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से हुई, तो दक्षिण भारत से हुई। तमिल क्षेत्रों से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लाए, तो रामानंद लाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे धार्मिक सरलता एवं एकेश्वरवाद पर ये भक्ति आंदोलन बल दिया करता था। अलवार जो थे वे वैष्णव थे, और नैनार जो थे वो शैव संत थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अलवार और नैनार दो यहाँ पे देखा जाए तो संतों से संबंधित है, ठीक। जो अलवार थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे, और नैनार जो है वो शिव भगवान को मानते थे। ये हो गया। अब यहाँ पे
सद्गुण भक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो संत तुलसीदास, नामदास दोनों राम भक्त थे। निम्बकार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अब यहाँ पे और क्या बच गया, तो निर्गुण भक्ति से संबंधित दो चीजें यहाँ पे। संत कबीर जो है उनकी रचनाएं देखा जाए तो बीजक, सखी, शबद, रमौनी में देखने को मिलती है। संत कबीर की जो रचनाएं हैं ये आपका बीजक है, और यहाँ पे देखा जाए तो साखी है, शब्द रमौनी है। किसकी रचना है, तो संत कबीर की रचना है। और यहाँ पे अंडाल किससे संबंधित है, ये निर्गुण से संबंधित है सभी लोग ना। अंडाल आपका महिला अलवार संत से संबंधित है, और नयनार संत जो है आपका मणिवासराय और तिरुनाकुल श्रु और यहाँ पे तिरुज्ञान संबदर इत्यादि से संबंधित है। कौन, अंडाल। तो यहाँ पे जो वर्तनी है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आए थे, और उनके द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे प्रसिद्ध चिश्ती जो संत हैं निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहाउद्दीन गरीब। ठीक, ये आपका किससे संबंधित हो, प्रसिद्ध चिश्ती संत से संबंधित है। सुहरावर्दी सिलसिला के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। वहीं शेख जकारिया ने इसका सुदृढ़ मतलब कि मजबूती से संचालन किया था। ये पूछ सकता है। सुहरावर्दी जो संत हैं यहाँ पे देखा जाए तो बुरहान और जलालुद्दीन तबरीजी और सैयद सुर्खजोश हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं सत्तारी सिलसिला के बारे में। अगर हम लोग बात करें सत्तारी सिलसिला के बारे में तो इसकी स्थापना शेख अब्दुल सत्तारी के द्वारा की गई थी। कादरी सिलसिला की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कादरी सिलसिला सैयद अब्दुल कादिर यानी कि नारद के द्वारा भारत में मोहम्मद गौस के द्वारा प्रसार इसका किया गया था। और यहाँ पे मुगल शासक राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के देखा जाए तो मुल्ला शाह का शिष्य थे। जो सिलसिला है उसके मुल्ला शाह के शिष्य थे राजकुमार दारा, इनको ध्यान रखिएगा। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में अगर हम लोग बात करें, पूछा गया प्रश्न है, तो ख्वाजा उबैदुल्ला है। भारत में इसका प्रसार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा अकबर के समकालीन रह करके किया गया था। ठीक है, अब एक आखिरी यहाँ पे बच गया फिरदौसी सिलसिला। तो शेख यहाँ पे शरीफुद्दीन हयाज पटना में प्रसिद्ध है, ये आपका फिरदौसी सिलसिला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भक्ति आंदोलन है इसको। भक्ति आंदोलन में आपका चैतन्य जो महाप्रभु हैं 15वीं शताब्दी में आते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। शंकर देव के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे रामदास और यहाँ पे बरकरी संप्रदाय जो कि विठल संप्रदाय से संबंधित है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो चैतन्य महाप्रभु जो है कि 15वीं शताब्दी में आए थे इनके बारे में। इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 फैक्ट है। ठीक है, पहला फैक्ट इसका ये है कि बंगाल उड़ीसा में वैष्णव वाद को इन्होंने ही बढ़ाया था, चैतन्य महाप्रभु ने ही। पहला फैक्ट। दूसरा यहाँ पे फैक्ट है कि ये श्री कृष्ण भक्ति के अनुयायी थे, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र वगैरह ये आपका जाप किया करते थे। ठीक है, दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा, इन्होंने भक्ति कीर्तन की शुरुआत की थी। तो तीसरा फैक्ट ये है कि इन्होंने भक्ति कीर्तन की शुरुआत की थी। यहाँ पे देखा जाए तो इनके अन्य नाम आपका गौरांग और विश्वंभर मिलता है। ठीक है, ये आपका चौथा है। पांचवा इसका जो फैक्ट है ये आपका यहाँ पे गुणिक या फिर वैष्णववाद के प्रचारक ये थे। ठीक है, कौन, चैतन्य महाप्रभु। ये हो गया इनके बारे में। और आगे बढ़ते हैं शंकर देव के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्षेत्र कहाँ से संबंधित है, ये असम से संबंधित है। इसका संदेश विष्णु या फिर कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित, लेकिन कृष्ण मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने ही किया था। ठीक है, शंकर देव ने, ध्यान रखिएगा। भवना की शुरुआत इन्होंने ही की थी। भवना का कथ्य पौराणिक कथाओं पर आधारित है, और शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने ही की थी। ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रामदास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मराठा शासक शिवाजी के ये गुरु थे बाबा रामदास। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इन्होंने इनका एक बार राज्याभिषेक भी करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे दासबोध पुस्तक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है दासबोध, और परमाथा संप्रदाय से ये संबंधित है रामदास। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बरकरी संप्रदाय से संबंधित जो विठल है संप्रदाय, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 4 फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, पहला फैक्ट पढ़ लेते हैं। प्रमुख संत यहाँ पे ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम है। दूसरा, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित है। मुख्य देवता कौन है, तो कृष्ण के अवतार इनके मुख्य देवता है। और यहाँ पे जो चौथा फैक्ट है, यहाँ पे पंढरपुर आंदोलन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बकरी जो संप्रदाय पंढरपुर आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे दक्षिण में जो वैष्णव मत है उनके बारे में बात करेंगे, फिर अन्य जो संत संप्रदाय हैं उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दक्षिण में जो वैष्णव मत है उनके बारे में रामानुजाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, श्रीपद संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। माधवाचार्य यहाँ पे देखा जाए द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैत द्वैतवाद से कौन संबंधित है? माधवाचार्य। यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है ये। विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है, रुद्र संप्रदाय के यहाँ पे देखा जाए तो संबंधित है। निम्बकाचार्य 50 बार पूछा गया प्रश्न, द्वैतवाद से संबंधित है, द्वैतवाद से संबंधित है, और यहाँ पे सनकादि संप्रदाय से ये संबंधित है, ठीक। ये हो गया। अन्य प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में बात करें तो चंडीदास यहाँ पे बाउल संप्रदाय से संबंधित है, जयनाल आपका विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है, पुरंदर दास यहाँ पे दासपुर संप्रदाय से संबंधित है, दादू दयाल आपका नीपक संप्रदाय से संबंधित है, रामानंद आपका रामावत संप्रदाय से संबंधित, जगजीवन साहब आपका सनातनी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो गुरु नानक देव के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे सिख धर्म के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। देखिए सिख जो धर्म है ना, इसमें आपका गुरु नानक देव आते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव के बाद यहाँ पे अमरदास, अंगद, ये सब लोग जो पंजाबी गुरु हैं ये लोग आते हैं, ठीक है। तो इसी में अन्य प्रमुख धार्मिक सिख गुरु वगैरह का योगदान वगैरह है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं गुरु नानक देव के बारे में, ठीक है। देखिए तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव है। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। गुरु का लंगर की शुरुआत किसने की है? तो गुरु नानक जी ने की है। यहाँ पे 1469 ईस्वी में तलवंडी में नाना साहिब का जन्म होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाबर हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक देव। उदासी नामक धर्म प्रचार का जो यात्रा प्रारंभ की थी इन्होंने ही की थी। एकेश्वरवाद और यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म उपासना पर बल इन्होंने ही दिया था। शब्द क्या होता है? तो जपजी साहिब नामक जो रचना है उसको शब्द बोला जाता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो डेरा बाबा करतारपुर में इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है, जब भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग अन्य यहाँ पे प्रमुख सिख गुरु एवं उनके योगदान। तो सबसे पहले गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1592 से लेकर के 1574 तक ये रहते हैं। यहाँ पे आनंदकराज लवन नामक विवाह पद्धति शुरू की थी। धार्मिक साम्राज्यों को 22 गद्दियों में इन्होंने ही बांटा था, ठीक है, गुरु अमरदास ने। गुरु अंगद जी के बारे में बात करते हैं तो इनको लहना बोला जाता है। 1539 से लेकर के 1552 तक ये रहते हैं। गुरुमुखी जो लिपि है ना, जिसको गुरुमुखी लिपि बोला जाता है, जो पंजाबी बोलते हैं ना, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, तो इसकी रचना किसने की है? तो गुरु अंगद ने की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके जनक ये माने जाते हैं। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेश का संकलन यहाँ पे देखा जाए तो गुरु अंगद ने ही किया था, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में अगर बात करें तो 1675 से लेकर के 1708 तक रहते हैं, औरंगजेब के काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, उसके 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु होती है। 1708 तक ही रहते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब पटना में इनका जन्म होता है। 1699 में, तो ये 1699 नहीं है, 1666 है, ठीक है, 1666। आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाएगी, इसमें 3 6 है, ठीक है। तो 1666 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? तो पटना में होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इनके बारे में तो पाहुल सिंह एवं कौर की प्रथा 5 ककारा जो है इन्होंने ही अनिवार्य किया था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो जफरनामा, विचित्र नाटक, यहाँ पे तंडी दी बार, बहादुर शाह से संधि की तथा निर्मल पदवी की स्थापना इन्होंने ही की थी, ठीक है, किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करें तो 1664 से 1675 ईस्वी तक ये रहते हैं। फिर 1675 के बाद ये आपका गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आनंदपुर साहिब की स्थापना इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया जाता है, और शीशगंज में अभी भी गुरुद्वारा है, ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा यहाँ से उल्टा हो रहा था, यहाँ से पढ़ना चाहिए था ना, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास आते हैं। ये आपका 1574 से लेकर के 81 तक ही रहते हैं। अमृतसर की स्थापना इन्होंने की थी, अकबर ने इनको जमीन दी थी, ठीक है। गुरुपद को इन्होंने पैतृक बना दिया था गुरु रामदास ने, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करते हैं तो 1581 से 1606 तक ये रहते हैं। आदि ग्रंथ को संकलित किया था। दरबार साहिब की स्थापना की थी। तरन तारण एवं करतारपुर नगर की स्थापना इन्होंने ही की थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मुगल शासक खुसरो की सहायता भी इन्होंने ही की थी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक। अब इनके बाद गुरु
गोविंद आ जाएंगे तो 1616 से लेकर के 1644 तक ये रहेंगे। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने किया था। कीरतपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। सिखों को लड़ाकू जाति में रूपांतरण इन्होंने ही किया था, गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, गुरु हरराय, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1644 से 61 तक के रहते हैं। दारा सिखों के समर्थन ये थे। गुरु हरराय के बाद यहाँ पे गुरु हरकिशन आ जाएंगे। ठीक है, 1661 से लेकर के 1664 तक रहते हैं। इनको बाल गुरु उपनाम यानी कि चेतक चेतक से इनकी मृत्यु, बाल गुरु इनको बोला जाता था, गुरु हरकिशन जी को। ठीक है, बाकी गुरु तेग बहादुर के बारे में हम लोगों ने देख लिया 1664 से 75 तक। तेग बहादुर जी के बाद यहाँ पे आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह 75 से 1708 तक, और 1708 के बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, बस 1708 तक। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म आपका 1666 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने 1526 में। मुगल तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था बाबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक ये बाबर का है काल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और बाबर का योगदान वगैरह हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बाबर के बारे में पढ़े तो पितृपक्ष की ओर से ये तैमूर था, और माता की ओर से ये चंगेज का वंशज था। तुजु के बाबरी, इसकी एक आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। चगताई वंश की नींव इसने ही रखी थी। 1504 ईस्वी में काबुल पर इसने अभियान किया था। 11 वर्ष की आयु में ये 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, 1507 ईस्वी में पातशाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी, और इसके पहले मिर्जा की उपाधि इसको प्राप्त थी। ठीक है, इसका जो पुत्र था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल। ठीक है, जो बाद में हुमायूं भी भारत पे आक्रमण यहाँ पे भारत में देखा जाए तो रहता है। ठीक, बाबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो बाबर का योगदान के बारे में हम लोग पढ़े तो आगरा में यहाँ पे ज्यामिति विधि से बाग, जिसको नूर अफगान बोला जाता था, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो बाबर ने करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। गजे बाबरी नामक पैमाना इसने ही प्रारंभ किया था। काव्य संग्रह यानी कि दीवान, तुर्की भाषा में इसकी यहाँ पे रचना है। और यहाँ पे मुईबाई मुई मुई मुबैयान, माफ कीजिए, यहाँ पे इसकी वर्तनी थोड़ी सी देख लीजिएगा। मुबैयान यहाँ पे लिखा हुआ है, नामक पद्य शैली का विकास इसने ही किया था। और तोप खाने का प्रयोग भारत में किसने शुरू किया था। तो बाबर ने ही शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बाबर से संबंधित जो युद्ध है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद बाबर से संबंधित कुछ अन्य जो जानकारी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो बाबर सबसे पहले आया था तो भारत में पानी पिया था, तो पानीपत का ये युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के समय होता है 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये होता है। और यहाँ पे देखा जाता है तुगलकनामा युद्ध पद्धति यानी कि उज्बेक एवं तोप का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, पानी पीने के बाद ये बाबर खाना खाया था। तो 17 मार्च 1527 को होता है, राणा सांगा से जिहाद का नारा दिया, और यहाँ पे तमगा कर समाप्त करके गाजी की उपाधि इसने धारण कर ली थी। ठीक है, खाना खाने के बाद इसने चंदा लिया था, यानी कि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में 29 जनवरी को हुआ था। मेदिनी राय जो मालवा का उसमें राजा था उसके खिलाफ यहाँ पे बाबर का ये युद्ध था। ठीक है, चंदा लेने के बाद इसने घाघरा खरीदा था। तो 6 मई 1529 को घाघरा खरीदा था। अफगान जो यहाँ पे शासक रहते थे उनसे इसका युद्ध हुआ था, और बाबर का ये अंतिम युद्ध माना जाता है। ठीक है, 1529 वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बाबर के बारे में कुछ अन्य जो जानकारी है, 5 फैक्ट यहाँ पे दिए गए, इसको देख लेते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण का नियंत्रण अमाल खां, जिसको दिलावर खां और यहाँ पे राणा सांगा ने दिया था। 3 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। अलाम माफ कीजिए, यहाँ पे आलम खां, दिलावर खां और राणा सांगा जी ने। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फैक्ट ये है कि बाबर पर माफ कीजिए भारत पर बाबर का पहला जो आक्रमण है 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ था। 1530 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। पहले आगरा के आरामबाग में, फिर काबुल में इसको दफना दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कब्र यहाँ पे पहले आगरा में थी, लेकिन बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। चौथा यहाँ पे फैक्ट करा है कि कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी। और पांचवा है कि बंगाल शासक यहाँ पे नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में 1-2 फैक्ट यहाँ से भी मिल रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तुजु के बाबरी के अनुसार राणा सांगा कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो 2 हिंदू शासक थे उस समय के बाबर के समय। ठीक है, तुजु के बाबरी में, जिसको बाबरनामा बोला जाता है, तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे तीसरा जो फैक्ट है, उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध निशाने बाज थे। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है ये कौन थे। तो बाबर से संबंधित है और ये लोग निशाने बाज थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो बाबर हो गया, कुछ छूट रहा है नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो हुमायूं के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए,
अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फैक्ट मिलेगा। देखिए 1530 ईस्वी में आगरा में 23 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठता है कौन, तो हुमायूं, ठीक है, गद्दी पर बैठा। इसके पहले यहाँ पे बख्तत खां जो है सूबेदार था, ठीक है। 1533 में दीन पना नगर की स्थापना इसने की है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, इसकी बहन है ये। हुमायूं का मकबरा यहाँ पे 1570 में हाजी बेगम के निर्देश के बाद यहाँ पे मीरक मिर्जा गयास के द्वारा निर्मित किया गया भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा माना जाता है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है। मुगलों का यहाँ पे डॉरमिट्री चार बाग जो शैली है उसमें निर्मित यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको 1993 में शामिल किया गया था, हुमायूं का मकबरा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बताया गया है इसमें कि जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पना नगर पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास में जो एक लेनपुल लेखक है, इन्होंने हुमायूं को गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ये किसने बोला है, तो ये आपका लेनपुल ने बोला है, ठीक है। हुमायूं के बारे में ज्योतिष में विश्वास रखता था, हुमायूं जो कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, और इसी के कारण ये 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहना करता था। समकालीन जो गुजरात के शासक थे उसका हुमायूं के एवं बहादुर शाह के बीच तो 1535 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बहादुर शाह और यहाँ पे देखा जाए तो समकालीन गुजरात के शासक बहादुर शाह और हुमायूं के मध्य, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये चीजें हो गई आपकी हुमायूं के बारे में। अब यहाँ पे शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो ये अफगान वंश से संबंधित है। बचपन का नाम इसके फरीद था। पिता जौनपुर में सासाराम के जमींदार थे। यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि इसको दी गई थी। बिलग्राम के युद्ध के बाद उत्तर भारत में यहाँ पे सूर वंश अथवा द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला जो है, किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली में बनवाया था, किसने, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब शेर शाह के प्रशासन के बारे में बात करें, क्योंकि इसको ज़्यादातर अपने प्रशासन के लिए ही भारत में याद किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कलिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक माफ कीजिए अग्नेय चलाते वक्त 22 मई 1945, यहाँ पे देखा जाए तो 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1545 कर लीजिए इसको, इसकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह के प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो सिकंदर गाज यानी कि सैन ए डंडी का प्रयोग इसने ही किया था। 178 ग्रेन चांदी का रुपया और यहाँ पे देखा जाए तो 380 ग्रेन तांबे का दाम इसने ही चलाया था, ठीक है, रुपया और दाम इसने ही चलाया था, ध्यान रखिएगा। अबवाब स्थानीय आय को कहते थे। अबवाब जो है वो स्थानीय आय हुआ करता था। जरीब क्या था, एक प्रकार का माप की इकाई हुआ करती थी, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता था। चौधरी मखदूम क्या थे, तो ये दोनों मुखिया लोग थे, ठीक है। 4 सड़कों का निर्माण इसने करवाया है, जिसको यहाँ पे देखा जाए तो सोनार गांव से अटक तक, इसको ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। ग्रैंड टैंक इसको इसलिए बोला जाता है तो जो आपका अंग्रेज एक थे ग्रैंड टैंक, इन्होंने इसका मरम्मत करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया है, जो आपका नेशनल हाईवे पहले 7 थी शायद, अब माफ कीजिए पहले 2 थी, अब इसका नाम बदल गया है। तो ये आपका बांग्लादेश से पेशावर तक जाती थी, ठीक है। तो सोरेर गांव से यहाँ पे अटक तक की जाती है ग्रैंड ट्रैंक रोड, ठीक। आगरा से बुरहानपुर तक इसने रोड बनवाई थी, आगरा से चित्तौड़ तक, और यहाँ पे लाहौर से मुल्तान तक का रोड का भी निर्माण इसने ही करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। कुछ अन्य हुमायूं के प्रमुख युद्ध विरोधी कौन थे और कुछ अन्य तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, ठीक है। और चौसा का युद्ध यहाँ पे देखा जाए तो 1539 में हुआ था। शेर खां और मतलब जिसको शेर शाह सूरी बोला जाता है, शेर शाह सूरी इसके विरोधी थे, ठीक है। हुमायूं और इनके बीच में ये हुआ था। इसमें शेर खां विजयी रहा तथा शेर शाह की पदवी इसने ही धारण की थी। इसी समय इसको शेर शाह की पदवी दी गई थी, ठीक है, चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में हुआ था। हुमायूं के द्वारा बिलग्राम का भी युद्ध लड़ा गया है, किससे, तो शेर शाह से। तो शेर शाह ने दिल्ली आगरा पर भी कब्जा कर लिया तथा हुमायूं उस समय ईरान भाग गया था, ठीक है। सरहिंदी का यहाँ पे देखा जाए तो जो युद्ध है हुमायूं और यहाँ पे सिकंदर के बीच में होता है, ठीक है। पंजाब शासक को हरा करके दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1555 में होता है, अफगान सरदार के द्वारा और हुमायूं के बीच में ये होता है। संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का यहाँ पे देखा जाए तो आधिपत्य स्थापित हो जाता है, यानी कि इसमें हुमायूं विजयी रहता है, ठीक है। और आगे बढ़े तो मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें, अकबर के बारे में यहाँ पे, तो अकबर का जो काल है 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है, ठीक है।
अगर हम लोग इसके कार्यों के बारे में बात करें, यहाँ पे कुछ और अन्य चीज़ें दी गई हैं। कार्य के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, फिर कार्य को देख लेंगे, ठीक है। 1542 में अमरकोट के जो राणा बीरसाल हैं उनके महल में अकबर का जन्म होता है। राज्याभिषेक यहाँ पे देखा जाए तो 14 फरवरी 1556 को कालनौर में, जिस जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से ये क्या करता है तो शासक पे बैठता है, ठीक है। सुलह एक कुल की नीति ये अपनाते हैं, अकबर जो है सुलह कुल की नीति अपनाता है। 1564 ईस्वी में अकबर के समय पहला विद्रोह उज्बेकों ने किया था। दसवंत अब्दुल समद बशावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे, ठीक है। यहाँ पे 1584 ईस्वी में इलाही समद की शुरुआत किसने की थी तो अकबर ने की थी। जैन गुरु हरविलास माफ कीजिए हरविजय सूरी को जगत गुरु तथा यहाँ पे जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि किसने दी थी तो अकबर के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। सबसे महान शासक किसको माना जाता है अकबर को, और यहाँ पे पेटीकोट शासन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1560 से 62 तक रहता है। पेटीकोट शासन कहने का मतलब ये महिलाओं के अधिकार में शासन रहता है। महामनगा जो इसकी देखरेख करती थी उनके द्वारा मुगल शासन में मुख्य भूमिका निभाई गई थी, तो इसको पेटीकोट शासन बोला जाता है। 60 से 62 2 वर्ष तक ये करती है, ठीक है। झरोखा दर्शन और यहाँ पे तुलादान पायबोसा जैसी जो पारसी परंपरा है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। संरक्षक अकबर का कौन था तो बैरम खां इसका संरक्षक था, ध्यान रखिएगा शुरू में, ठीक है। और खाने खाना की उपाधि इसको अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे तो अबुल फजल थे, एक हो गया। फैजी यहाँ पे 2 हो गए। बीरबल यहाँ पे 3 हो गए। तानसेन यहाँ पे चौथे हो गए। यहाँ पे अब्दुल रहीम खाने खाना 5वां। टोडरमल 6। राजा मानसिंह यहाँ पे 7। मुल्ला दो प्याजा 8 और हकीम हुमाम कौन हो गए 9 हो गए, ठीक है। 9 रत्न हो गए, यहाँ पे 9 लोग रहते थे। अकबर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हरम दल से मुक्ति, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था अकबर ने। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछ लेता है, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी लिया गया था 1571 में। इबादत खाने का निर्माण किया गया था 1575 में। इबादत खाने में अन्य लोगों को भी अनुमति कब मिल गई थी तो 3 साल के बाद 1578 में मिल गई थी। मजार की घोषणा कौन किया था तो 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण यहाँ पे 1585 में अकबर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अकबर के कुछ प्रमुख कार्य वगैरह हैं, इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा इसको से बड़ा कर लेते हैं ताकि अब और सही से दिख जाए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सती प्रथा पर रोक के प्रयास अकबर के द्वारा किया गया था। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। शादी के लिए लड़के की उम्र 16 साल और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। आयु का निर्धारण किया गया था। और यहाँ पे देखा जाए तो अनुवाद विभाग का गठन भी अकबर के समय में किया गया था, इसने ही करवाया था। चित्रकारी के लिए अलग विभाग का निर्माण करवाया था। इबादत खाना जहाँ पे इबादत किया जाता है। फतेहपुर सिकरी में एक धर्म संसद बनाई गई थी। अकबर की यहाँ पे राजपूत नीति देखा जाए तो दमन एवं समझौते यानी कि विवाह वगैरह कर लेता था, ठीक है, इस पर आधारित थी। अकबर के मजहरनामा में 1579 का मसौदा शेख मोहम्मद ने तैयार किया था, ठीक है। एक यहाँ पे लेखक है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ, इसने महाराज नामा माफ कीजिए मजहरनामा को अमोघत्व का आदेश कहा था, ठीक है। ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे अकबर के दरबार में एका बीवा और यहाँ पे मोन्सेराट जैसे ईसाई जो है विद्वान रहा करते थे। अकबर सिख गुरु अमरदास तथा रामदास से मिला था, ठीक है, मिला था मतलब कि इनसे भेंट किया था, ठीक है। स्थापत्य निर्माण अकबर का किला फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। पंचमहल है, बुलंदशहर है, इलाहाबाद का किला है, लाहौर का किला है, ये सब अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। अकबर ने तानसेन को मियाँ तथा यहाँ पे कंठभरण वाड़ी विलासक की उपाधि धारण मतलब की उपाधि दी थी, ठीक है। किसने तो अकबर ने दी थी, किसको तो तानसेन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मुगल साम्राज्य के बारे में, तो जहांगीर के बारे में बात करेंगे, शाहजहां के बारे में बात करेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। 4 फैक्ट दिया है, इसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि सही से दिख जाए, ठीक। तो यहाँ पे जो जहांगीर है जन्म यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में होता है। सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। यहाँ पे मौतबिंद खाने ने पूरा किया था, किसने तो मौतबिंद खाने ने इसको पूरा किया था, ठीक है। न्याय की जंजीर यहाँ पे न्याय का घंटा
आगरा में लगाया गया था जहांगीर के द्वारा ही, ठीक है। और जहांगीर के बारे में बात करें तो इसके पुत्र जो है खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था, बहरावल का युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। खुसरो की सहायता करने के कारण जो 5वें गुरु हैं जिनका नाम है अर्जुन देव, ठीक है, उनको जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था, ठीक है। अन्य जो पुत्र हैं खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर के चित्रकार उस्ताद मंसूर, मनोहर फारूक बेग और यहाँ पे अबुल हसन आगा राजा, ये लोग जहांगीर के चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे विशन दास का नाम भी इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के द्वारा आगरा में यहाँ पे चित्रालय का जो है कि निर्माण किया गया था। इसमें आगा राजा के निर्देशक में इसकी स्थापना की गई थी। किसके निर्देशक में? तो आगा राजा के निर्देशक में इसकी स्थापना की गई थी। जहांगीर चित्रकला में पारंगत था तथा इसका काल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। कौसंबी स्तंभ पर जहांगीर का लेख यहाँ पे देखा जाए तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जहांगीर के समय विदेशी यात्री कैप्टन हॉकिंस जो कि प्रथम है, ये आपका एडवर्ड टेरी, ये लोग आए थे, ठीक है। ये आपका विदेशी यात्री हैं। सर थॉमस रो विलियम फिंच जहांगीर को शाहदारा यानी कि लाहौर में दफनाया गया है। इसको कहाँ पे दफनाया गया है? तो शाहदारा एक जगह है, कहाँ पे? लाहौर में, वहीं पे जहांगीर को दफनाया गया है, ध्यान रखेंगे। जन कल्याण के लिए 12 आदेश, शराब बिक्री बंद कर देना, गुरुवार को और रविवार को पशु हत्या पर रोक लगाई गई, इम्मा नामक भूमि प्रमाणीकरण इत्यादि आदेश किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, ठीक है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी जहांगीर के द्वारा किए गए थे, सर थॉमस रो के अनुरोध पर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नूरजहां के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहांगीर से जुड़ी हुई है। तो देखिए नूरजहां मियाँ गैसबेस की पुत्री है ये, ठीक है। वास्तविक नाम आपका मेहरुनिसा है। 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह होता है और जहांगीर के द्वारा नूर महल, नूरजहां की उपाधि किसको दी जाती है? तो नूरजहां को। नूरजहां की माँ जो है असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि है उसकी खोज की थी। इत्माद उल दौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे 1626 ईस्वी में इसका मकबरा बनवाया गया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग, पित्रादुरा शैली और यहाँ पे जड़ाऊ काम किया गया है। जुनता गुट नूरजहां से संबंधित है। तो पित्रादुरा जो है शैली जो है किससे संबंधित है? तो जड़ाऊ कार्य, जो हीरे जवाहरात वगैरह किसी चीज़ पे जड़े जाते हैं तो उसको पित्रादुरा शैली बोला जाता है, ठीक है। उसका निर्माण यहाँ पे देखा जाए तो शुरू किया गया था नूरजहां के द्वारा, ठीक है। और जनता गुट यहाँ पे नूरजहां से भी संबंधित है। नूरजहां हो गया। अब यहाँ पे शाहजहां के बारे में बात करते हैं। 1527 से 1657, माफ कीजिए 1627 से 1657 है, ठीक है। यानी कि जहांगीर के बाद शाहजहां। तो माता जगत गोसाई, अन्य नाम इसका खुर्रम। फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में राज्याभिषेक होता है इसका। अबुल मुजफ्फर और यहाँ पे शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि यहाँ पे देखा जाए तो शाहजहां की उपाधि है ये सब। असफ खां को महावत की उपाधि इसने ही दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे यमुना के दाहिने तट पर शाहजहांबाद की नींव किसने रखी थी? तो शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली राजधानी के लिए, ठीक है, लाल खां को यहाँ पे गुड़ समुंदर तथा यहाँ पे जगन्नाथ को यहाँ पे महाकविराज की उपाधि इसने ही दी थी, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लाल खां को यहाँ पे गुड़ समुद्रम और जगन्नाथ को यहाँ पे महाकवि राज, इसकी उपाधि शाहजहां के द्वारा ही दी गई थी। इसके जो बेटे हैं औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह शाह शुजा, इसके बेटे हैं, इसके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, तो इनके बीच जो बेटे होते हैं इनके बीच में यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर के। शाहजहां का पहला जो सैन्य अभ्यास है देखा जाए तो बुंदेला के खिलाफ था। यहाँ पे चहार तस्लीम और यहाँ पे जमीन बोस प्रथा जो है कि शाहजहां से संबंधित है। तो चहार तस्लीम और जमीन बोस जो प्रथा है ये आपका शाहजहां से संबंधित है। मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया और इसकी रूपरेखा उस्ताद ईशा और निर्माता कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसका क्या किया गया था? तो निर्माण किया गया था, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसी के समय में हुआ था, इसने ही करवाया था। यहाँ पे स्थापत्य कला का इसको स्वर्ण युग माना जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास मस्जिद का निर्माण, आगरा में मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर में यहाँ पे शीश महल का निर्माण इसने ही करवाया था। चित्रकार यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद फ़कीर मीर हमीम यहाँ पे देखा जाए तो इसके चित्रकार थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद फ़कीर और मीर हशीम इसके चित्रकार थे, ठीक है।
और यहाँ पे संस्कृत विद्वान कौन थे, तो वंशीधर मिश्रा और हरिनारायण मिघ्र, यहाँ पे मिश्र है, ये आपका कौन थे, तो संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ लेते हैं, दारा सिकोह के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दारा सिकोह के बारे में बात करें तो 1615 से लेकर के 59 तक रहता है। 59 के बाद 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब रहता है। तो दारा सिकोह के बारे में बात करें तो सबसे विद्वान मुगल शासक यही था दारा सिकोह। सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद इसने ही करवाया था। भगवत गीता, यहाँ पे योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, दारा सिकोह ने करवाया था। यहाँ पे मज्म उल बहीन, दो महासागरों का मिलन, सूफी संत वेदांत विषय पर लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1655 ईस्वी में शाहजहां ने इसे क्राउन प्रिंस घोषित किया था। यहाँ पे घरमट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को होता है। देवराई का युद्ध जो है मार्च 1659 में होता है। औरंगजेब के साथ उत्तराधिकार को लेकर के ये युद्ध हुआ था। दारा सिकोह ने अपना अपना निर्वासित जीवन अलवार के कंकवाड़ी किले में बिताया था। दारा सिकोह लास्ट में कहाँ चला जाता है, तो जो आपका अलवार के कंकवाड़ी किला है वहीं पे अपना अंतिम समय बिताता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद में होता है। 21 जुलाई 1658 को प्रथम राज्याभिषेक किया जाता है और 5 जून 1659 को दूसरी बार इसका औरंगजेब का राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, शाही परवेज, इसको बाद में ये जब इसका दूसरा राज्याभिषेक हो जाता है तो इसको शाही परवेज बोला जाता है। ठीक है, जिंदा पीर इसको कहते हैं। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार इसी के समय रहते थे। पुत्र अकबर प्रथम ने विद्रोह किया था इसी के समय। कुरान का शासक आधार बनाया था। संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। वीणा बजाने में दक्ष था ये कौन, तो औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे बीबी का मकबरा औरंगाबाद 1679 में इसका निर्माण करवाया था। इसके काल में जाटों का विद्रोह हुआ था 1670 में यहाँ पे। और तिलपट का युद्ध 1685 में पुनः विद्रोह किया गया था। तो 1670 में यहाँ पे तिलपट का युद्ध हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। जाटों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब के काल में यहाँ पे चूड़ामन ने भरतपुर राजवंश की नींव रखी थी। ठीक है, और यहाँ पे दारुल हर्ब, काफिरों का देश दारुल इस्लाम, इस्लामिक का देश में बदलना चाहता था। काफिरों का देश को ये दारुल इस्लाम मतलब कि इस्लाम के देश में ये बदलना चाहता था, इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे सामूगढ़ का जो युद्ध था 1658 के बाद यहाँ पे औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब के दक्षिण राज्य गोलकुंडा 1687 में, बीजापुर 1686 में यहाँ पे विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, और आगे अगर हम लोग बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, अब यहाँ पे औरंगजेब का थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके समय बहादुरगढ़ का विद्रोह जनवरी 1658 ईस्वी में तथा खजवा का युद्ध जो है कि जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी से। यहाँ पे मुहत्सिब जो नामक धर्म है एवं सदाचार अधिकारी की जो नियुक्ति है ये औरंगजेब के द्वारा की गई थी। जजिया कर जो है 1679, यहाँ पे 6 को 9 बना दिया गया, तो 1679 में पुनः लागू करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और अन्य जो अधिकारी हैं और मुगल शासन के उसमें उसको क्या बोला जाता है या फिर किस पद को क्या उसमें बोला जाता था, इसको देख लेते हैं। बिजारत, ये मंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। वकील जो है मुगल प्रधानमंत्री होते थे। मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए शमा ये कारखाने का प्रबंधन था। सदर उल सुदूर यह धार्मिक परामर्शदाता होता हुआ करता था। सिपा सलाहकार, प्रांतीय गवर्नर और यहाँ पे फौजदार जो है सरकार यानी जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक, नोट यहाँ पे एक दिया गया, इसको देख लेते हैं। मुगल राजस्व की अवधारणा तुर्की मंगोल पर आधारित। ठीक, अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा मुगल प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उससे संबंधित अन्य जो परीक्षा उपयोगी तथ्य आते हैं उसके बारे में। तो मुगल प्रशासन में सबसे पहले जो आमील या फिर अमल गुजार था, जिले का वित्त अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, लगान वसूला किया करता था। यहाँ पे सिकदार जो परगना महल नहीं होता था, महल जो गांव से संबंधित है ना, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो है सिकदार का था। और यहाँ पे कारकुन तो राजस्व लेखा का क्लर्क हुआ करता था। खूत और खूत मुकम्मल जो मुकद्दम है ये एक प्रकार का देखा जाए तो खूत मुकद्दम और चौधरी एक प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो मुखिया हुआ करते थे गांव के। और मद ए मास इसके बारे में बात करें तो लगान
हीन जो भूमि हुआ करती थी उसको मध्य ए मास बोला जाता था। ठीक है। दरोगा ए डाक चौकी, ये सूचना विभाग और गुप्तचर विभाग से संबंधित है। मौदा डी ग्राम, इस ग्राम से संबंधित है। यहाँ पे नागला ग्रामीण बस्तियों से संबंधित है। और यहाँ पे तीरा जति, ये आपका नगदी फसल से संबंधित है। और आगे बात करते हैं तो राजस्व निर्धारण की जो पद्धतियां हैं, जस्ती या फिर दसाला प्रणाली, बटाई, गल्ला, बक्सी, कानकूट, नक्श, ये सब अब क्या है तो राजस्व से संबंधित पद्धतियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो राजस्व है वो किया जाता था। यहाँ पे खुद कास्त जो होता था, खुद की जमीन की पर खेती को क्या बोला जाता था तो खुद कास्त बोला जाता था। पाही कास्त किसको बोला जाता था तो बटाईदार जो होते थे उसको पाही कास्त बोला जाता था। मुजारियान कृषि श्रमिक हुआ करता था जो कि कृषि वर्ग से संबंधित था, मुजारियान। ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ अन्य उपयोगी तथ्य में, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं मुगल काल में गोवा, भड़ौच, मछलीपट्टनम जहाज निर्माण के केंद्र हुआ करते थे। सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में थे तथा इस पर शासक का पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। व्यापारी वर्ग के अगर बारे में बात करें तो सेठ, बोहरा, मोदी, वणिक, बंजारा अकबर कालीन स्थापत्य कला और भारतीय एवं ईरानी शैलियों का सुंदर समन्वय को दर्शाती है। ठीक, ये आपका कुछ अन्य उपयोगी तथ्य में। यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, इसको भी देख लेते हैं। दास्तान ए अमीर हमजा, ये हजमनामा अकबर के द्वारा अकबर के समय चित्रांकित हुआ था। हजमनामा जो है किसके समय बनाया गया था तो अकबर के समय चित्रांकित किया गया था। चांदनी चौक जो दिल्ली वाला है उसकी रूपरेखा, जहां आरा यानी कि शाहजहां की जो बेटी है उसके द्वारा तैयार किया गया था। बैतुल उल उलूम पुस्तकालय है ये, जिसको जेबू निस्सा औरंगजेब की जो बेटी है उसने स्थापित किया था। मदरसा ए बेगम, ये दिल्ली में है। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी स्थापना माहम अनगा के द्वारा किया गया था। ठीक है। दरबारी इतिहास लिखने की जो प्रथा है अकबर ने शुरू की थी। खाका किसको बोला जाता है तो भगवान बनाने का जो नक्शा होता था, इसको माफ कीजिए, भवन बनाने का जो नक्शा होता था इसको खाका बोला जाता है। ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा मनसबदारी जो व्यवस्था थी मुगलों के काल में, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष लागू किया था इसको। यहाँ पे मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इसमें जात सवार की द्वैत जो व्यवस्था है लागू की गई थी। मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार हुआ करता था। मनसबदार यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 500 के मनसब उमरा को बोला जाता था। 500 से 2500 का जो मनसब हुआ करता था आमिर ए आनम किसको बोला जाता था तो 2500 से ऊपर जो मनसब हुआ करते थे उसको आमिर आनम बोला जाता था। दशाला पद्धति के बारे में बात करें तो ये टोडरमल से संबंधित है। 1579 में लागू किया गया था और इससे क्या होता है तो भू राजस्व की जो उत्पादक कीमत है उस पर ये आधारित थी। ठीक है। यहाँ पे मकबरा कहाँ पे है तो बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में है, बहादुर शाह जफर का रंगून में है। ये भारत से बाहर तीनों मकबरे हैं। तो ये पूछ सकता है बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह, जिन इन तीनों लोगों का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये भी हम लोगों ने देखा था। मुगल प्रशासन में सबसे पहले मुगल प्रशासन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अकबर के महत्वपूर्ण जो सैन्य अभियान है उसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्र, समय, यहाँ पे पराजित शासक और नेतृत्वकर्ता। ठीक है। तो मालवा में अकबर का जब सैन्य अभियान हुआ था तो 1561 में हुआ था। यहाँ पे बजबज यहाँ पे बज बहादुर पराजित हुए थे और यहाँ पे अदम खां पीर मोहम्मद खां नेतृत्व कर रहे थे। किसकी ओर से तो मुगल की ओर से अकबर के नेतृत्व में। ठीक है। चुनार 1561 में आसफ खां के द्वारा। गोडवाना जो है कि 1564 में वीर नारायण के खिलाफ लड़ा था किसने तो आसफ खां ने। आमेर 1562 ईस्वी में तो भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ यहाँ पे देखा जाए तो विपक्ष में कौन थे तो उदय सिंह थे और 1567 में अकबर के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। रणथंभौर 1569 में जीता था अकबर ने और यहाँ पे सुरजन राय शासक थे, भगवान दास यहाँ पे अकबर, दोनों लोग नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। कालिंजर के बारे में बात करें तो 1569 में राजा जो है कि रामचंद्र विपक्ष में थे और यहाँ पे मजून खां जो है कि नेतृत्व कर रहे थे अकबर की ओर से। ठीक है। यहाँ पे गुजरात को अगर देखा जाए तो 1572 ईस्वी में समय है और यहाँ पे मुजफ्फर खां तृतीय जो कि पराजित हुए थे और खाने आजम यानी कि मिर्जा अजीज कोका के द्वारा। ठीक है। गुजरात का दूसरा आक्रमण हुआ था 1573 ईस्वी में। अकबर यानी स्मिथ ने इसे इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है अकबर के द्वारा। ठीक है। ध्यान रखेंगे ये आपका गुजरात का दूसरा आक्रमण था। बंगाल एवं हल्दी घाटी, बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल एवं हल्दी घाटी, तो बंगाल और हल्दी घाटी 1574 से 76 के मध्य लड़ा गया था। ये आपका
अकबर की ओर से कौन था तो मुनीम खां था, और यहाँ पे जो हल्दी घाटी में लड़ा गया था वो आसफ खां यानी कि मान सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विपक्ष में कौन था तो दाऊद खां और महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी के लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी। ठीक है, काबुल 1581 ईस्वी में यहाँ पे किसके मध्य लड़ा गया था तो मान सिंह और अकबर के मध्य। ठीक है, कश्मीर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1586 ईस्वी में कासिम खां और भगवान दास के मध्य। सिंध 1591 में अब्दुल रहीम खाने खाना और यहाँ पे देखा जाए तो जानी बेग के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा बलूचिस्तान नहीं पूछेगा। यहाँ पे खान देश के बारे में ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी में जीत लिया था अकबर ने। अली खां यहाँ पे शासन कर रहा था। ठीक है, असीरगढ़ का जो किला है तो भैया मीर बहादुर यहाँ पे राज कर रहे थे, और अकबर का ये अंतिम जो है कि विजय माना जाता है। ठीक है, 1601 ईस्वी में। और यहाँ पे बात करें तो मुगल प्रशासन के बारे में बात किया जाए तो औरंगजेब कालीन प्रमुख मुगल जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में देखिए, विद्रोह और यहाँ पे इसके कारण। तो बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी में हुआ था, ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। अफगान विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में 1667 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य क्या था तो पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना, यानी कि भागू के नेतृत्व में इन्होंने देखा जाए तो ये युद्ध जो कि हुआ था। ठीक है, सीमांत क्षेत्र वाला विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह इसके समय में हुआ था औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था, औरंगजेब के समय का पहला संगठित विद्रोह था। किसान एवं भूमि के मुद्दे पर भी विवाद हुआ था। सतनामी विद्रोह जो हुआ था नारनौल मथुरा में, नेतृत्वकर्ता कौन थे तो वीर भान नेतृत्वकर्ता कर रहे थे। ठीक है, सिख विद्रोह अगर देखा जाए तो 1675 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य धार्मिक था, एकमात्र धार्मिक विद्रोह इसके समय में माना जाता है औरंगजेब के समय। यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेजों का विद्रोह 1686 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया था इसने। ठीक, खुद यहाँ पे देखा जाए तो किसने तो औरंगजेब ने। राजपूत विद्रोह के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1679 से 1709 ईस्वी के मध्य ये हुआ था, उत्तराधिकार के विषय पर ये हुआ था। अकबर द्वितीय का विद्रोह यहाँ पे देखा जाए तो 1681 में औरंगजेब के समय में ये हुआ था। मेवाड़ एवं मारवाड़ की सहायता से 11 जनवरी 1681 को स्वयं को बादशाह घोषित किया था। ठीक, मुगल कालीन जो उत्तराधिकारी हैं जैसे प्रमुख अधिकारी और यहाँ पे विभाग, तो मीर अतीस कौन है तो शाही तोपखाने का प्रधान हुआ करता था। दीवाने तन यहाँ पे वेतन और जागीरदार से संबंधित थे। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग से संबंधित है। मीर ए अर्ज बादशाह के पास भेजे जाने वाले जो आवेदन पत्र है उससे संबंधित है। मीर ए बहर सैन्य नौसेन जो है कि प्रधान था। मीर ए तजु यहाँ पे धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी हुआ करता था। नाजीर ए बयूतान या फिर इसको दीवाने बयूतान बोला जाता था, शाही कारखाने का अधीक्षक है। वाकया नवीस ये समाचार लेखक। ठीक है, खुफिया नवीस गुप्तचर विभाग से संबंधित। हरकारा ये आपका जासूस संदेश वाहक से संबंधित है। मुशर्रिफ ये आपका लेखाधिकारी हुआ करता था, राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुस्तैफी ये आपका मुशर्रिफ के कार्यों की जांच करता था, और यहाँ पे मुसद्दी कौन था तो बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल ये किया करता था। ठीक है, मुगल कालीन सिक्के वगैरह की बात करें, प्रशासन में सिक्के वगैरह के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सिक्का देखा जाए मुहर और इससे संबंधित विवरण। तो जो मुहर हुआ करता था वो अकबर के द्वारा जारी सोने का सिक्का था, और मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन था तो मुहर था। यहाँ पे संसब क्या था तो अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। इलाही क्या था तो अकबर के द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था। रुपया के बारे में अगर बात करें तो चांदी का सिक्का था, शेरशाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, शेरशाह के द्वारा ये परिवर्तित था। जलाली क्या था चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का था। दाम क्या था अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रुपया के 40वें भाग के बराबर था ये। जीतल क्या था ये तांबे का था और सबसे छोटा सिक्का हुआ करता था। निसार जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। आना जो है ये आपका एक आना दो आना आप लोग सुने होंगे, ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, माप की इकाई सिकंदरी गज और इलाही गज हुआ करती थी। सिकंदरी गज 32 इंच की थी और यहाँ पे इलाही गज 33 इंच की थी। ठीक है, ये इंच यहाँ पे है इंच का। यहाँ पे मुगल प्रशासन के बारे में बात करें और मुगल कालीन रचनाएं तो देखिए रचना और यहाँ पे भाषा समाचार। तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर की आत्मकथा है। हुमायूं का नामा यहाँ पे फारसी में लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। तारीख अल्फी ये आपका फारसी में लिखी गई है मुल्ला दाऊद के द्वारा। अकबर नामा यह फारसी में लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। तबकाते अकबरी ये किसके द्वारा लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। और ये आपका मुतखब उल तवारीख ये आपका फारसी में लिखा गया है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। तुजुके जहांगीरी फारसी में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा जहांगीरी। और मोतमिद खां के द्वारा ये लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में लिखा गया है मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया है। पादशाह नामा ये आपका फारसी में लिखा गया है अब्दुल मजीद लाहौरी, जिसको मोहम्मद वारिस ने पूरा किया था बाद में। यहाँ पे शाहनामा इनायत खां के द्वारा। यहाँ पे आलमगीर नामा आपका काजिम
सिराजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक, और नहीं है यहाँ पे। मुगल कालीन में आए जो विदेशी यात्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रॉयल फिंच आया था, इंग्लैंड का था, ये अकबर के समय आया था। थॉमस रो, ये भी इंग्लैंड का था, जहांगीर के समय आया था। और यहाँ पे फ्रांसिस बर्नियर आया था, शाहजहां के समय फ्रांसिस का था। ठीक है, पीटर मुंडी इटली का था, इंपॉर्टेंट है, शाहजहां के समय आया था। निकोलस कोंटी आपका इटली का था, शाहजहां के समय आया था। यार ट्रेवेनियर जो है शाहजहां के समय आया था। ठीक है, ये फ्रांस का था। और आगे बढ़ते हैं, अब मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये लगभग मराठा साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो जाएगा, लगभग 1-2 पेज में है, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मराठा राज्य, ठीक है, शिवाजी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले मराठा राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मराठा का जो उद्भव है वो अंग्रेज के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। सिवनेर के किले में 1687 में यहाँ पे जन्म। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हाँ पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए, तो मराठा का जो उद्भव है औरंगजेब के काल में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। औरंगजेब है, अंग्रेज नहीं है, औरंगजेब है। ठीक है, 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीता था अंतिम विजय के द्वारा। ठीक है, चौथा यहाँ पे देखा जाए तो चौथ क्या है, 1/4 तथा सरदेश मुखी 1/10 नामक कर लगाया गया था। ये सब शिवाजी के बारे में है ना, तो एक सेकंड यहाँ पे रुकिए। मराठा साम्राज्य के बारे में बस यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हाँ, यहाँ पे मराठा का जो उद्भव है औरंगजेब के काल में होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी बात होगी वो शिवाजी से संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पे सिवनेर के किले में यहाँ पे 1627 में इनका जन्म होता है शिवाजी का। ठीक है, और यहाँ पे 1627 और जो है कि 1680 में इनकी मृत्यु होती है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो रायगढ़ 1665 में अपनी राजधानी को बनाते हैं। 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया गया था काशी के जो विद्वान गंगा भट्ट हैं इनके द्वारा, और छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1678 ईस्वी में जिंजी का किला इन्होंने जीता था, इनका अंतिम विजय था। चौथ और सरदेश मुखी क्या होती है, चौथ 1/4 भाग लिया जाता था और सरदेश मुखी 1/10वां भाग लिया जाता था। एक प्रकार का ये कर है। ठीक है, ये हो गया। और आगे बात करते हैं शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी पर यहाँ पे धारकरी संप्रदाय के गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। इनका नाम अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था एक जगह। ठीक है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, आगे देख लेते हैं। 1659 में बीजापुर से युद्ध यहाँ पे लड़ा था शिवाजी ने। ठीक है, बीजापुर से। और यहाँ पे देखा जाए तो 1657 ईस्वी में अहमदनगर जुन्नार पर आक्रमण के समय औरंगजेब का सामना इन्होंने किया था शिवाजी ने। ठीक है, और 1664 से लेकर के 1670 ईस्वी में सूरत को इन्होंने लूटा था 2 बार। और यहाँ पे देखा जाए तो पुरंदर की संधि इन्होंने की थी 1665 ईस्वी में, जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, और आगे यहाँ पे बात करें तो हिंदव धर्मोद्धारक गैर ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि शिवाजी को दी गई है। ठीक है, ये हो गया, और इसमें कुछ नहीं छूट रहा। यहाँ पे देख लेते हैं इनके प्रमुख प्रशासन के बारे में, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएगा तो सीधे आता है। ठीक है, और इनके प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो पाटिल या पटेल ग्राम का मुखिया हुआ करता था। कुलकर्णी क्या था, तो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला था। यहाँ पे मामलतदार जो था जिले में पेशवा के प्रतिनिधि हुआ करते थे। देशमुख कौन हुआ करता, तो मामलतदार के ऊपर नियंत्रण परगना का प्रमुख हुआ करता था देशमुख। ठीक है, मौजा किसको बोला जाता है, गांव को मौजा बोला जाता था या महाल बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। और आगे यहाँ पे सबनीस नागरिक और राजस्व के प्रशासन को देखा करता था। राजस्व या फिर मुगलाई किसको बोला जाता था, प्रांतों की श्रेणियां। राजस्व शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण। यहाँ पे मुगलाई शिवाजी के द्वारा जीते गए क्षेत्र जो मुगलों के अधीन थे, इसको राजस्व या मुगलाई बोला जाता था। सिंपल सी बात समझिए, राजस्व बोला जाता था। ठीक है, देश पांडे यानी कि जिला अधिकारी हुआ करते थे। और यहाँ पे मिरासदार जो कि जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, मिरासदार या जमींदार बोला जाता था। और आगे बढ़ते हैं, अष्टप्रधान देख लेते हैं। ठीक है, अष्टप्रधान में पेशवा कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री। वाक्यानवीस जो हुआ करता था गुप्तचर विभाग से संबंधित है। चिटनीस जो था वो आपका राजकीय पत्र व्यवहार से संबंधित है। सुमंत जो है विदेशी मंत्री हुआ करते थे। न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बोला जाता था। अमात्य आपका राजस्व मंत्री हुआ करते थे। सैर ए नौवत ये आपका सेनापति यानी घुड़सवार का प्रधान हुआ करता था। ठीक है, ये हो गया। और आगे हम लोग यहाँ पे बात करें शिवाजी द्वितीय के बारे में, फिर उसके बाद संभाजी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय के बारे में बात करें तो माँ ताराबाई के काल में 4 वर्ष की उम्र में गद्दी पर ये बैठ गए थे। ताराबाई के समय मराठों का यहाँ पे अगर पुनरुत्थान देखा जाए तो इन्हीं के समय हुआ था। और खेड़ा की लड़ाई ताराबाई यानी कि 1707 में हुई थी। ठीक है, खेड़ा की जो लड़ाई हुई थी 1707 में हुई थी। संभाजी के बारे में अगर बात करें तो औरंगजेब के पुत्र यहाँ पे देखा जाए तो अकबर को संरक्षण दिया था, औरंगजेब से युद्ध हुआ था इसके बाद।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अन्य जो परीक्षा उपयोगी जानकारी है उसको देख लेते हैं। पालखेड़ा का जो युद्ध है मार्च 1728 ईस्वी में होता है, बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में होता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा जो है कि बाजीराव प्रथम है, मार्च 1737 में होता है। उस समय मोहम्मद शाह मुगल शासक था। ठीक है। नाना फडणवीस के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नाना फडणवीस बालाजी जनार्दन भानु को मराठा का मैकियावेली बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1739 ईस्वी में बसीन का युद्ध हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों को सालसेट तथा बसीन छीन लिया था। बसीन जो द्वीप है, सालसेट द्वीप है, ठीक है, मुंबई वाला। शिवाजी ने यहाँ पे कोंकण विजय के बाद शक्तिशाली नौसेना तैयार कर ली थी। पानीपत का यहाँ पे तीसरा युद्ध जो है बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब बोला जाता था उन्हीं के समय में हुआ था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा जो सरदार है वो कौन है, तो बाजीराव द्वितीय प्रथम मराठा साम्राज्य जिसने सहायक संधि जो कि हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि मराठों में तोप खाने का नेतृत्व तो इब्राहिम खान गर्दी का रहा था। मराठा एवं सिखों ने मराठा का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अब्दाली का समर्थन किया था। सदाशिवराय भाऊ मराठा का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली यानी कि अहमद शाह दुरानी इसको बोला जाता था, विजेता रहा। वह मराठों की इसमें हार हो गई थी। ठीक है, मराठा इसमें बुरी तरीके से हार गए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आंग्ल जो मराठा युद्ध है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 के मध्य हुआ था। साल बाई की संधि से यह समाप्त हो गया था। ठीक है। अब दूसरा जो मराठा युद्ध है ये आपका 1803 से 1805 के मध्य हुआ था। देवगांव की संधि भोसले के द्वारा, और यहाँ पे सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि है सिंधिया के द्वारा, और राजपुर घाट संधि ये होलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, आंग्ल मराठा। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है यहाँ पे इसको देखिए, इसकी डेट 1817 से 1819 के मध्य, यहाँ पे मराठा शक्ति समाप्त हो गई थी और सतारा राज्य का गठन हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए वैसे ये केवल जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा है ना, इतना ही है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये केवल फैक्ट वही है जो ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें जो है कि करीब 2 घंटे का वीडियो हो गया है, तो मैं सोच रहा कि इसको यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है ना उसको हम लोग कल के वीडियो में जो है कि कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो, जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हम लोग वीडियो सोच रहे हैं कि बस ज़्यादा नहीं 2 घंटे का बने। तो जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है इसको हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये भी 40 पेज का है, तो लगभग ये भी मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे में लगेगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।